अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थोरेसिक ट्रॉमा, और हम इसके साथ साथ जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है वो भी हम कवर करेंगे। तो थोरेसिक ट्रॉमा का चैप्टर है जनरल सर्जरी का। ये आपने सिस्टमिक सर्जरी के अंदर भी करना है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के अंदर। सो पहले मैं आपको ये करवा दूंगा और उसके बाद फिर हम जो सिस्टमिक सर्जरी के चैप्टर्स हैं, एक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा वाला, और उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाला, और एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वाला। तो ये सारा मिला के आपके दो एक कैसे क्यूज़ आते होते हैं। ये थोड़ा सा स्कैटर है और मैं कोशिश करूँगा आपको, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं थोरेसिक ट्रॉमा से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। So ये चैप्टर 10 जनरल सर्जरी। सो thoracic trauma poses a significant problem to the surgeons, और यहाँ पर हिस्ट्री उसने बताई हुई है। सो एनाटॉमिकल कंसिड्रेशंस हैं, यहाँ पर उसने बात की हुई है बोनी थॉरेक्स की, प्लूरल स्पेस की, लंग पेरेन्काइमा की, मेडियासिनम की। उसने हाइपोक्सिया हाइपरकार्बिया कॉन्सेप्ट दिया, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो थोरेसिक ट्रॉमा जब भी होगा तो सबसे पहले तो आपकी ABCD जो है ना एप्लीकेशन ATLS गाइडलाइंस की होती है, और प्राइमरी सर्वे हम करते होते हैं एयरवे चेक करने के लिए, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी वगैरह के लिए। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया करता है, इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग। आप मतलब एक सिनेरियो आया हुआ था कि मोटरसाइकिल पे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप बताएं इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कौन सी हैं 6, और पोटेंशियल जो या लेट हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पर इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग लिखी हुई है, इसके साथ साथ अगले पेज के ऊपर पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो लीथल 6 कंडीशंस होती हैं, इसके अंदर आप याद रखिएगा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, 2 किस्म का नीमोथोरेक्स हो सकता है, ओपन नीमोथोरेक्स और टेंशन नीमोथोरेक्स। इसके साथ साथ मैसिव हीमोथोरेक्स हो सकता है, कार्डिक टेम्पोनार्ड हो सकता है, और फ्लेल सेगमेंट हो सकता है। तो ये लीथल कंडीशन है। इसी तरह पोटेंशियली जो लीथल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं उसके अंदर हमारे पास थोरैको एओर्टिक डिस्रप्शन आ सकती है। आप इसको ना ऊपर से याद कर लें नीचे तक आते हुए। पहले आपका ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी आ सकती है, इसोफिजियल इंजरी आ सकती है, रप्चर ऑफ डायफ्राम आ सकता है, 2 तरह के कंट्यूजन्स आ सकते हैं, मायोकार्डियल कंट्यूजन एंड पल्मोनरी कंट्यूजन। ओके, सो तो ये 6 चीज़ें हैं थोरैको एओर्टिक डिस्रप्शन। बल्कि आप अगर इस तरह याद करना चाहें तो आप इस तरह याद कर लें, ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरीज, इसोफेजियल, और इस तरह फिर रप्चर ऑफ डायफ्राम। इसी तरह थॉरेक्स के अंदर थॉरेक और एओर्टा हैं तो थोरैको एओर्टिक डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं। इसी तरह मायोकार्डियल और पल्मोनरी, एक तरफ लंग्स है एक तरफ हार्ट है, तो इस तरह करके याद कर लें अपनी विजुअल मेमोरी के लिए। सो आप ज़रूर याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन आता होता है। सो इसके अंदर फिर हम 1 बाय 1 चीज़ें कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो है ना एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। सो लेरिंजियोट्रेकियल इंजरीज और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आर रेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज आर टंग, wells, teeth, denture, secretion, blood, but expanding hematomas that cause compression of trachea and thyroid cartilage. इसी तरह क्रिकॉइड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, थायराइड कार्टिलेज के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, दैट कैन लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास एयर करंट डिक्रीज होगा, नोज एंड माउथ पे चेंज इन द वॉइस करेक्टर, होर्सनेस, क्रैपिटस आ सकता है ड्यू टू सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा। मैनेजमेंट क्या होती है इसकी, अ पार्ट ऑफ ATLS के प्राइमरी सर्वे के अंदर होता है। ATLS के 2 सर्वेज होते हैं, प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। सो प्राइमरी सर्वे के अंदर हमारे पास A पार्ट के अंदर इसको डील करते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें चिन लिफ्ट कर सकते हैं, जॉ थ्रस्ट कर सकते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे आप देख सकते हैं। सो इसके अंदर मैनेजमेंट की जब भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो हम एयरवे डेफिनेटिव एयरवे इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब आ सकती है, ETT ट्यूब डाल सकते हैं, ट्रेकियोस्टमी कर सकते हैं, और सर्जिकल एयरवे इंक्लूडिंग क्रिकोथायरॉयडोटमी हम कर सकते हैं। तो अब ये जो इसके अंदर से SCQ तो नहीं आया हुआ, लेकिन ये आप देख लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज़ टेंशन नीमोथोरेक्स। सो टेंशन नीमोथोरेक्स में से बहुत से क्वेश्चंस आते होते हैं, तो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब इसका सिनेरियो आएगा तो आपको जो पेशेंट होगा यूनिलैटरल प्लेरेटिक पेन हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट आता होता है, और ब्रीदिंग साउंड्स होती हैं वो डिक्रीज होती हैं, ट्रेकिया शिफ्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ
टेकिकार्डिया मिल सकता है, नेक वेन्स इंगॉज मिल सकती हैं। सो ये आपने याद रखना है कि हाइपर रेजोनेंट नोट होता है। सो इसके सिनेरियोज इस तरह आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप इसको पिक कर लेंगे। सो टेंशन नीमोथोरेक्स, ब्लंट इंजरी इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द टेंशन नीमोथोरेक्स। तो होता क्या है कि व्हेन एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लूरल स्पेस आइदर फ्रॉम द आउटसाइड और फ्रॉम इंजर्ड लंग पैरेन्काइमा, तो एक वन वेल्व सिस्टम बन जाता होता है। मतलब एयर अंदर मौजूद है, वो फोर्स कर रही है, बट इट कैन नॉट फाइंड स्पेस टू एस्केप, और वो फिर लंग कलैप्स करती होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो मीडियास्नल स्ट्रक्चर्स हैं उनको पुश करने लग जाती है, तो उस वजह से ट्रेकियल शिफ्ट आ सकती है और किंकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स आ सकती हैं, और उस वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और बैक फ्लो की वजह से नेक वेन्स जो हैं वो भी इंगॉर्ज हो जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो है ना एयर अंदर ट्रैप हो जाती है, वन वे वाल्व बन जाता है और वो कंप्रेस करता है। मैंने क्लिनिकल फीचर्स आपको बताए हैं। सो टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपोटेंशन, नेक वेन्स इंगॉर्ज हो सकती हैं। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट किस में करते हैं, तो हम इसके बी पार्ट के अंदर देखा करते हैं ऑफ द प्राइमरी सर्वे। तो इसकी इमीडिएट जो होती है वो नीडल कंप्रेशन होती है, और डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट होती है वो या तो हम चेस्ट इंट्यूबिशन करते हैं और ट्यूब थोराकोस्टमी कहते होते हैं इसे। तो और वो जो चेस्ट ट्यूब होती है वो अंडर वाटर सील के अंदर सबमर्ज होती है। तो चेस्ट इंट्यूबिशन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं। तो ये हमारा ये जो है ना टेंशन नीमोथोरेक्स। इसी तरह ओपन नीमोथोरेक्स भी होता है, इसको सकिंग वुंड इंजरी भी कहते होते हैं। तो टेंशन नीमोथोरेक्स में मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ। 35-year-old मेल प्रेजेंट विद सिवियर डिस्निया आफ्टर 1 hour रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पल्स इज़ 110, रिस्पायरेटरी रेट 30 है डिस्निया के अंदर है पेशेंट, डिक्रीज मूवमेंट ऑफ चेस्ट ऑन राइट साइड एंड डिमिनिश ब्रेथ साउंड एंड हाइपर रेजोनेंट। मूवमेंट ऑफ चेस्ट भी राइट हाई पे डिक्रीज हैं, वहाँ पर ब्रेथ साउंड भी डिक्रीज हैं, डिमिनिश है और हाइपर रेजोनेंट है। तो हमारा क्या डायग्नोसिस होगा, राइट साइडेड ट्रॉमेटिक नीमोथोरेक्स लीडिंग टू टेंशन नीमोथोरेक्स। सो उसने मैनेजमेंट पूछी है, तो सबसे पहले आपकी इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इरेक्ट एक्सरे चेस्ट हम इसके अंदर करवाते होते हैं, और इसके साथ साथ चेस्ट जो है ना सीटी करवाते होते हैं। तो एक्सरे इरेक्ट स्टैंडर्ड इरेक्ट एक्सरे चेस्ट करवा सकते हैं और सीटी स्कैन करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, तो इमीडिएट सबसे पहले आपने ना 2 हेडिंग्स डाल लेनी है। तो इसके अंदर इमीडिएट ट्रीटमेंट के अंदर इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है, नीडल कंप्रेशन और थोरैकोसेंटेसिस। सो नीडल जो है कंप्रेशन कैसे करते होते हैं, एक वाइड बोर नीडल है वो हम सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में इंसर्ट करते हैं इन द मिड क्लैविकुलर लाइन व्हाइल द पेशेंट इज सिटिंग। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो चेस्ट इंट्यूबेशन और ट्यूब थोराकोस्टमी। सो जो इंट्राथोरेसिक ट्यूब है या चेस्ट ट्यूब है वो हम कनेक्ट करते हैं अंडर वाटर सील से, एंड दैट इंसर्ट इनटू द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं कि कीप द पेशेंट प्रॉप्ड अप विद ऑक्सीजन इनहेलेशन, मॉर्फिन 5 to 10 ग्राम सबक्यूटेनियसली हम दे सकते हैं। रिपीट चेस्ट एक्सरे जब हमारी बबलिंग ख़त्म हो जाती है, ताकि हमें पता लगे कि हम मतलब एयर जा चुकी है बाहर या नहीं जा चुकी। और 24 आवर्स तक आप इसको रिमूव कर दें, और अगर तो बबलिंग बिल्कुल 5-7 दिन तक नहीं रुक रही, फिर आप जो है ना थोराकोटमी करते होते हैं। सो ये आपने इसका जो मैनेजमेंट है ये अच्छी तरह याद रखना है। इमीडिएट नीडल कंप्रेशन, डेफिनेटिव में आपने चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में ऑक्सीजन सप्लाई रखनी है, मॉर्फिन लगानी है सबक्यूटेनियसली, रिपीट करना है चेस्ट एक्सरे का। अगर ठीक हो गया तो 24 आवर्स आज को आप रिमूव कर दें। अगर नहीं ठीक हो रहा, 5-7 दिन तक बबलिंग होती रह रही है अंडर वाटर सील के अंदर, तो फिर आप थोराकोटमी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगला हमारा जो है ये तकरीबन यही आता होता है। इसी तरह इसके अंदर और कोई इतना सवाल नहीं। इसी तरह जब भी आपको देगा ना तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का सिनेरियो देगा, नेक वेन्स इंगॉर्ज दे सकता है, ट्रेकिया की शिफ्टिंग दे सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। जिस साइड पे होगा उस साइड पे ब्रेथ मूवमेंट्स भी जो है ना चेस्ट मूवमेंट्स डिक्रीज़ होंगी और ब्रेथ साउंड्स डिमिनिश होंगी और हाइपर रेजोनेंट नोट होगा। अच्छा, ओपन नीमोथोरेक्स, इसको हम सकिंग वूंड भी कहते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है सकिंग चेस्ट वूंड। सो अब ये क्या होता है, इट इज़ अ फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड प्लूरल स्पेस आइदर थ्रू द लंग और थ्रू द चेस्ट वॉल। फॉर एग्जांपल अगर कोई गन शॉट वूंड हो गया और उसके अंदर कोई एक ऐसी कैविटी प्रोड्यूस हो गई है जो कि एटमॉस्फेयर और जो है प्लूरल स्पेस को मतलब कनेक्ट कर रही है। सो
थोरेसिक फायर आर्म इंजरी में भी हो सकता है और स्टैब वुंड्स के अंदर भी कोई मतलब होल हो गया है तो आपका जो प्लूरल स्पेस का प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो होता है कि एयर टेंड्स टू फॉलो द पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड इट इज़ फोर्स इनसाइड प्लूरल कैविटी रादर देन लंग। सो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है इंट्राथोरेसिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दौरान। इट कैन लीडिंग टू लंग कलैप्स। ठीक है, जब इंट्राथोरेसिक और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाता है तो लंग्स जो हैं वो आपके कलैप्स हो जाते हैं और जो आपकी टिश्यू परफ्यूजन है, लंग टिश्यू परफ्यूजन है, वो भी फिर कम हो जाती है। सो जो क्लिनिकल फीचर्स वो क्या होंगे, तो पेशेंट पेनिट्रेटिंग उसको कोई थोरेसिक ट्रॉमा हो सकता है, ओपन सकिंग थोरेसिक वुंड में भी विजिबल आपको नज़र आ रहा होगा, रिस्पायरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, टेकिपनिया के अंदर है पेशेंट, इसमें ट्रेकिया जो है ना सेंट्रल रहेगा। अब वो टेंशन नीमोथोरेक्स में तो क्योंकि वन वेव सिस्टम था तो उसके अंदर वो प्रेसिंग हो रही थी, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल रहेगा क्योंकि बाहर के साथ कम्युनिकेशन है। रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स डिक्रीज़ होंगी, परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट होगा। अच्छा, और तो इसमें ये गलती होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अक्सर कोई सेकंड चेस्ट वुंड है ना तो हम ड्रेसिंग ऊपर लगा दिया करते हैं। जब हम उसके ऊपर ड्रेसिंग लगा देते हैं ना तो हम जो है ना ओपन नीमोथोरेक्स को टेंशन नीमोथोरेक्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि आप बिल्कुल उसको जो एयर है उसको अंदर ट्रैप कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एयर अंदर ट्रैप हो जाती है और वो नीमोथोरेक्स के अंदर कन्वर्ट होता है। उसका तरीका ये होता है कि जो भी आप ड्रेसिंग करें उसको 3 साइड से टेप के साथ जोड़ दें, ठीक है, या उसको फिक्स कर दें और एक साइड से उसको जो है वो बिल्कुल ओपन रख दें। उसका तरीका ये होता है कि इससे मतलब सबसे फ़ायदा उसका होता है हम एक फ्लटर वैल्व मैकेनिज़्म अचीव कर लेते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ड्यू टू नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्रेसिंग जो है वो सक इन हो जाएगी, ठीक है, और एयर अंदर नहीं आएगी। इसी तरह ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो आप जब एक्सपायर कर रहे हैं तो जो आपकी चेस्ट वॉल है वो बाहर की तरफ मूव करेगी तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो उसको ओपन कर देगा ड्रेसिंग को और जो है एयर बाहर चली जाएगी। जब आप ब्रीदिंग इंस्पायर कर रहे होंगे या ब्रीद इन कर रहे होंगे तो वो ड्रेसिंग बिल्कुल साथ जुड़ जाएगी और एयर को अंदर आने से रोकेगी और जब आपको एयर बाहर निकालने की ज़रूरत है तो वो ओपन हो जाएगी। तो ये एक वाल्व लाइक मैकेनिज़्म बन जाता है। तो ये टेम्परेरी है। डेफिनेटिव जो इसमें मैनेजमेंट होती है वो चेस्ट इंट्यूबेशन ही होती है और जब हम चेस्ट ट्यूब डाल देते हैं तो फिर हम जो वुंड को फिर परमानेंट क्लोज कर देते हैं। सो इसमें मैं देख लेता हूँ और भी कोई चीज़ रह ना गई हो। सो समटाइम्स वो कार्डिक टेम्पनार्ड और टेंशन नीमोथोरेक्स का पूछते होते हैं डिफरेंस। तो कार्डिक टेम्पनार्ड का भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे। तो जो कार्डिक टेम्पनार्ड के अंदर जो है ना प्रेजेंटिंग जो साइन होता है वो होता है शॉक और टेंशन नीमोथोरेक्स अंदर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। नेक जो वेन्स है ना वो इंगॉज होते हैं। जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है ना, अब टेंशन नीमोथोरेक्स के अंदर हार्ट साउंड्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं लेकिन कार्डिक टेम्पनार्ड में मफल्ड होती हैं। इसी तरह टेंशन नीमोथोरेक्स के अंदर चेस्ट परकेशन जो होती है हाइपर रेजोनेंट होती है, ब्रीदिंग साउंड्स डिक्रीज होती हैं, ट्रेकिया डेविएट होता है, लेकिन कार्डिक टेम्पनार्ड में इन तीनों में से कोई फीचर नहीं होता। हाँ, नेक वेन्स दोनों के अंदर डिस्टेंडेड हो सकती हैं क्योंकि वो कंप्रेशन हो रही होती है। तो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं ना, एक तो हार्ट साउंड कार्डिक टेम्पनार्ड में मफल्ड होती हैं, टेंशन नीमोथोरेक्स में डिफरेंस होती है। इसी तरह प्रेजेंटिंग साइन कार्डिक टेम्पनार्ड में शॉक होता है, ऑन दी अदर हैंड टेंशन नीमोथोरेक्स में रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है। तो बाकी जो हैं आप टेंशन नीमोथोरेक्स के अकॉर्डिंगली याद करें। जैसे मैंने आपको बताया था एयर साउंड जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाती हैं, एयर जो है एंट्री वो कम हो जाती है। इसी तरह जो आपकी ट्रेकिया है वो डेविएट होता है। तो आप ये इसको अपोजिट कर सकते हैं कार्डिक टेम्पनार्ड में। जो सेम चीज़ें हैं वो उसमें ये है कि नेक वेन्स जो दोनों में डिस्टेंड होती हैं। और इसके अंदर एक दफ़ा उसने क्लासिफिकेशन पूछी हुई है नीमोथोरेक्स की और नीमोथोरेक्स से पूछा हुआ क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ एयर आउटसाइड द लंग विद इन द प्लूरल स्पेस इज नोन एज नीमोथोरेक्स। अच्छा, जो आप इस तरह भी कर सकते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर अगर एयर आ जाए। क्लासिफिकेशन एक तो स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि विद इन कोई बाहर से इंजरी नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, ट्रोमैटिक नीमोथोरेक्स हो सकता है और टेंशन नीमोथोरेक्स हो सकता है। तो ये तीन टाइम हो सकती हैं। नीमोथोरेक्स
डायग्नोस्टिक या डिफरेंशिएटेड पॉइंट उसने देखा हुआ है कि बिग पल्मोनरी कैविटी हो सकती है, जॉइंट बुल्ला हो सकता है। उनमें से लाइफ थ्रेटनिंग न्यूमोथोरैक्स कौन सा है? तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो है ना वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो आपके ये जो है ना सारे टेंशन न्यूमोथोरैक्स के सवाल सारे कवर होते हैं। मैं आपको एक सिनेरियो पढ़ के दिखा दिया था, तो सेम इसी तरह होता है वो 3-4 बातें वो चेस्ट मूवमेंट्स का बताता होता है, डिमिनिश ब्रेथ मूवमेंट का बताता होता है और हाइपर रेजोनेंट नोट का बताता होता है। आगे हमारे पास ये है जी हीमोथोरैक्स। तो अब हीमोथोरैक्स के अंदर हमारे पास जो है ना ओपेक एरिया, अगर सिनेरियो के अंदर समटाइम वो देता है कि चेस्ट एक्सरे पे ना आपको ओपेक एरिया नज़र आता होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूमोथोरैक्स की बात करें तो ब्लैक एरिया नज़र आता है, एयर जो है एक्सरे के ऊपर ब्लैक नज़र आ रही होती है। सो इसके अंदर क्या होता है, एक हमें ओपेक एरिया नज़र आता है, उसके ऊपर हमें डार्क शेडो नज़र आ सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो परकशन नोट होता है वो डल होता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। आप देखें ना, क्योंकि अब ब्लड जमा हो रहा है, एयर नहीं है, तो डल कर परकशन नोट होगा। और ऑब्वियसली जो है एक तरह से हेमरेज ही है, ब्लड लीक हो रहा है, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है। So both penetrating and blunt trauma leads to bleeding inside the pleural cavity. If the amount of blood exceeds 1500 ml, then it is labeled as massive hemothorax. मेन सोर्स ऑफ आर्टरीज कौन सी? इंटरकोस्टल आर्टरीज हो सकती हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरी हो सकती हैं। क्लिनिकल फीचर ट्रॉमा हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, हाइपोवोलेमिया टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, चेस्ट मूवमेंट्स आपकी डिक्रीज होंगी ऑन द अफेक्टेड साइड, परकशन नोट ये डल होगा, ये हमेशा बात याद रखिएगा। ऑस्कल्टेशन पे ब्रीदिंग साउंड एब्सेंट होगी और मीडिया स्ट्रक्चर इसमें भी ट्रेकिया शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, सो मैनेजमेंट का इसका ऐसे क्यों आता होता है। सो इसके अंदर हम देख लेते होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करा सकते हैं, एक तो एक्सरे का चेस्ट करवा सकते हैं, सीटी करवा सकते हैं जिस तरह हमने पहले भी करवाया था, और इसके अंदर नीडल एस्पिरेशन भी हम कर सकते होते हैं। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले हम इसको बी पार्ट ऑफ प्राइमरी सर्वे के अंदर डील कर रहे होते हैं। ब्लड इज़ इवैक्यूएटेड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी बाय अ चेस्ट ट्यूब। तो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करनी है, इसी तरह वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करनी है, ऑटो ट्रांसफ्यूजन भी की जा सकती है, और इसके साथ साथ थोरैकोटमी की जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा ब्लड अंदर मौजूद है, इवन आफ्टर डूइंग द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, और या मोर देन 200 ml ब्लड पर आवर ओवर 3 to 4 कंसेक्यूटिव आवर्स। तो इसके अंदर जो हमारी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो तो यही है, इंट्राथोरेसिक और चेस्ट ट्यूब डाल दें। ठीक है, इंट्राथोरेसिक ट्यूब भी कहते हैं, कनेक्टेड टू एन अंडर वाटर सील इन द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। तो ये हमारे पास डेफिनेटिव है। इसके साथ साथ सपोर्टिव के अंदर आप वॉल्यूम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर तो जी फिर भी ठीक नहीं हो रहा, सही है, ज़्यादा ब्लड आ रहा है 1500 ml से ज़्यादा, फिर आप थोरैकोटमी कर सकते हैं, और ये एक ट्रेंड सर्जन करता होता है। अच्छा, और समटाइम तो पूछ लेते होते हैं इनिशियल इंडिकेशंस ऑफ थोरैकोटमी इन हीमोथोरैक्स। तो इनिशियल चेस्ट ट्यूब आउटपुट ऑफ 1500 ऑफ ml और परसिस्टेंट ड्रेनेज ऑफ 200 to 300 ml, ठीक है, पर आवर, ये एक हो सकती है। दूसरा क्लॉटेड हीमोथोरैक्स जो है ना, ये भी इसकी एक इंडिकेशन है। अच्छा, इसी तरह इसका मैं सिनेरियो पढ़ के बता देता हूँ कि RTA हुआ, पल्स 110 है, ब्लड प्रेशर 95/70 है, यानी हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है, ट्रेकिया सेंट्रल है, ब्रीदिंग साउंड्स आर नॉर्मल बट देयर इज़ डलनेस ऑन परकशन। तो ये इसका बेसिक सिनेरियो आता होता है। सो ये इसके अंदर राइट साइडेड हीमोथोरैक्स है। अच्छा, इसके अंदर जो एक्सरे करवाते होते हैं ना हीमोथोरैक्स के अंदर, वो हम सुपाइन एक्सरे करवाते होते हैं, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कराएंगे ना इरेक्ट, तो ब्लड डायाफ्राम के अंदर जो है ना 500 ml तक ब्लड छुपा रह सकता है। तो हम इसके अंदर सुपाइन एक्सरे करवाते होते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल लिटा के करवाते होते हैं ना। सो ये आपने याद रखना है। और चेस्ट एक्सरे के ऊपर ओपेक सा नज़र आता है, बाकी इसके अंदर और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो मैं सिर्फ पास पेपर से देख रहा था कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट ही होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फ्लेल चेस्ट है। सो फ्लेल चेस्ट के अंदर हमारे पास ये होता है कि बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है कि जब रिब्स फ्रैक्चर होती है ना, सो नॉर्मली आप जब इंस्पायर इन कर रहे होते हैं तो वो जो
सेगमेंट ऑफ रिब जो फ्रैक्चर होता है वो भी इनवर्ड मूव करने लग जाता है। सारा चेस्ट आपका बाहर जा रहा होगा और आपकी जो रिब है वो अंदर आ रही होगी। जब आपका सारा जो है आप एक्सपायर आउट कर रहे होंगे तो वो रिब बाहर जा रही होगी और बाकी चेस्ट मतलब ये ना ऑपोजिट काम हो रहा होता है। व्हेन मल्टीपल रिब्स आर फ्रैक्चर्ड एट मोर देन वन साइट इट इज कॉल्ड फ्लेल सेगमेंट. This segment moves paradoxical to the remaining chest. During inspiration, when the chest move outward, it goes in, and similarly during expiration, when chest moves in, the segment goes out. ठीक है, तो इसको हम बेकल which anterior flail segment which involves sternum is also known as bucket handle deformity. So ये इसका आपका फ्लेल सेगमेंट आ गया। सब एक दफ़ा क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग क्या होती है। ठीक है, उसके अंदर डिफाइन यही किया हुआ है कि जब भी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है ये, ठीक है, इट इज़ ड्यूरिंग respiratory distress associated with damage to the structures involved in breathing. Instead of moving out when taking a breath, the chest wall or the abdominal wall moves in. ठीक है, सो जो चेस्ट वॉल है या रिब्स हैं ये जो हैं जब उनको मूव आउट करना चाहिए तो वो उसकी जगह मूव इन करते हैं, या मूव इन करते हैं जब उन्हें मूव आउट करना चाहिए। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्लेल चेस्ट। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग होगी, सवेयर पेन होगी, डिक्रीज ब्रीदिंग साउंड्स होंगे। अब मैनेजमेंट क्या होगी? तो मैनेजमेंट इसके अंदर हम दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल भी हो सकती है और उसके अंदर लार्ज भी हो सकती है। सो सबसे पहले तो अब हमने इसमें करना क्या होता है कि इनिशियल मैनेजमेंट की जा सकती है और स्पेसिफिक मैनेजमेंट की जा सकती है। सो इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर आप वही हॉस्पिटल एडमिशन करेंगे, आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, फ्लूइड्स लगाएंगे, एनाल्जेसिया देंगे, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, अगर आरटी वगैरह टेटनस प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अगर तो स्मॉल सेगमेंट है, ठीक है, रिस्पायरेशन के साथ वो इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो फिर आप एनाल्जेसिया देंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे और फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। लेकिन अगर तो सिवियर केस है तो आप ईटीटी ट्यूब डालें और मैकेनिकल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद इंटरनल स्प्लिंटेज इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। सर्जरी हाँ, अगर तो कोई ज़्यादा ही मसला है तो फिर आप थोरैकोटमी कर सकते हैं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा। इनिशियल मैनेजमेंट में हमने इनिशियल रिससिटेशन करनी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड admission and resuscitation, maintain IV line, administer fluids, analgesia, antibiotics, bronchodilators वगैरह, tetanus prophylaxis, blood transfusion। स्पेसिफिक मैनेजमेंट है तो स्मॉल फ्लेल सेगमेंट है, फिर आप एनाल्जेसिया, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड फिजियोथेरेपी। सिवियर केसेस के अंदर आप ईडी ट्यूब पास करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद द इंटरनल स्प्लिंटेज, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और सर्जरी के अंदर आप थोरैकोटमी कर सकते हैं। अच्छा, आगे इसका मैं सिनेरियो आपको बता देता हूँ। वो सिनेरियो में बता देता होता है कि लाइक अब वो है 45 years old शॉपकीपर स्टक बाय व्हीकल ऑन एग्जामिनेशन, ब्लंट इंजरी है, सेगमेंट ऑफ राइट चेस्ट मूव्स इनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अपना डायग्नोसिस बताएं, ट्रीटमेंट बताएं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद वो एक पेशेंट इज हिट बाय अ बैम्बू एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ थोरेसिक केज व्हेन विच मूव्स ऑपोजिट टू रेस्ट ऑफ थोरेक्स। इनिशियल मैनेजमेंट बताएं आपको, इनिशियल मैनेजमेंट बताइए आपको, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वही आईवी लाइन, आईवी फ्लूइड्स। इन्वेस्टिगेशंस आप क्या कराएंगे? तो इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस करानी होती हैं वो चेस्ट एक्सरे होता है, CECT विथ 3D रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ चेस्ट वॉल, ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है, आप लिख लीजिएगा। चेस्ट एक्सरे पहले कराना है, फिर इसी तरह कंट्रास्ट इनहेंस सीटी स्कैन विद 3D रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ चेस्ट वॉल, इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। और ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर आप CBC ABGs करवा सकते हैं। और उसने पूछा हुआ है व्हाट इज़ इंडिकेशन ऑफ इलेक्टिव मैकेनिकल वेंटिलेशन इन सच पेशेंट। मैंने आपको बताया ना, मैकेनिकल वेंटिलेशन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है अलॉन्ग विद इंटरनल स्प्लिंटेज। सो अगर आपने पहले एनाल्जेसिया दिया और ऑक्सीजन आपने सप्लाई दिया, वो काम नहीं कर रही, एपनिया हो गया है, या रिस्पायरेटरी फेलियर डेवलप हो गया, या एक्यूट वेंटिलेटरी फेलियर हो गया, तो तब आपने जो है ना पॉजिटिव प्रेशर जो ब्रीदिंग होती है वो करनी होती है। लाइक अगर आपकी मैनेजमेंट एनाल्जेसिया नहीं काम कर रहा, ऑक्सीजन मतलब सप्लाई आपकी दे रहे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा, एपनिया हो रहा है, अगर रिस्पायरेटरी फेलियर, तो इस कंडीशन के अंदर हम मैकेनिकल वेंटिलेशन देते होते हैं। इसका जो बेसिकली डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है, लेकिन कंट्रास्ट इनहांस स्कैन विद 3D रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ चेस्ट वॉल, ये आपने इसके अंदर देखना है। तो इसी तरह ये हमारा फ्लेल चेस्ट हो जाता होता है। अब हमने देखना है अपना कार्डिक टेम्पोनार्ड। सो मैं आपको साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहा था। अच्छा, जो इसके अंदर कार्डिक टेम्पोनार्ड के अंदर
It occurs mostly in penetrating thoracic trauma, especially in wounds parasternal region anteriorly and between the two scapulas posteriorly. जस्ट 75 ml ऑफ ब्लड भी अगर कम्युलेट हो जाए पेरिकार्डियम के अंदर या पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर तो आपको कार्डियक टैम्पोनार्ड हो सकता है। तो इसके अंदर एक बड़ा स्पेसिफिक ट्रायड होता है, बेक्स ट्रायड, जिसके अंदर जिसका डायग्नोस्टिक भी है कि जेवीपी रेज होती है, हार्ट साउंड्स मफल्ड होती हैं और हाइपोटेंशन होता है, और पल्स पैराडॉक्सिस भी हो सकता है और फीचर ऑफ शॉक्स होते हैं। तो अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? ड्यू टू इंजरी टू पेरिकार्डियम, ब्लड इज कलेक्टेड इन द पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियल सैक इज फिक्स स्ट्रक्चर, सो स्मॉल ब्लड pulling can restrict its relaxation during diastole, which results in decreased preload, cardiac output इस तरह डिक्रीज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से नेक वेन्स जो हैं वो आपकी इनगॉर्ज हो जाती हैं। क्लिनिकल फीचर्स आपके पास क्या हैं? बेक्स ट्रायड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जेवीपी रेज हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, मफल्ड हार्ट साउंड्स होंगी, टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, शॉक वाले सिम्टम, नेक वेन इनगॉर्ज होती हैं, हार्ट साउंड्स आपकी मफल्स होती हैं, वाइल ब्रीदिंग साउंड्स आर ऑडिबल। ठीक है, सो हार्ट साउंड्स आपकी मफल होंगी और ब्रीदिंग साउंड्स ऑडिबल होंगी, तो ये इसका डिफरेंशियल होता है टेंशन निमोथोरैक्स का। और कॉस्मल साइन इज पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग। ठीक है, राइज इन जगुलर वीनस प्रेशर ऑन इंस्पायरेशन, सो कॉस्मल ब्रीदिंग भी हो सकती है। तो ये आपने इसके जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। सो इसके अंदर मैनेजमेंट हम इसको पार्ट सी ऑफ प्राइमरी सर्वे के अंदर करते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम फास्ट स्कैन करवाते होते हैं, फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रामा, इसी तरह एक्सरे करवा सकते हैं, इकोकार्डियो जो है वो करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं। तो ये इसका जो बेसिक है ना कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, फास्ट स्कैन, एक्सरे और इको इन्वेस्टिगेशंस ऑफ चॉइस होती है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर दो किस्म की ट्रीटमेंट है। एक तो हमने इमीडिएट ट्रीटमेंट करनी होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ठीक है, और ईसीजी कंट्रोल के अंडर हम इसको करते हैं, मतलब नीडल जिस तरह एस्पिरेशन होती थी ना, तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम ब्लड को ड्रेन करते हैं। और डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट होती है वो इमरजेंसी थोरैकोटमी फॉलोड बाय पेरिकार्डियोटॉमी। ठीक है, हमने जो थोरैक्स है उसको ओपन करना होता है, इमरजेंसी थोरैकोटमी और स्टर्नोटमी फॉलोड बाय पेरिकार्डियम। इसी तरह हमने जो फ्लूइड रिससिटेशन होती है वो देनी होती है, ताकि जो हमारे पास शॉक जैसे सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएं। सो ये आपने याद रखना है। इसका क्वेश्चन मैं आपको कोई पढ़ के दिखा देता हूँ। यंग मेल सफर्ड अ स्टैब वुंड, ही बॉट इमरजेंसी, स्टेट ऑफ शॉक, neck veins are engorged, heart sounds are muffled and breathing sound but his breath sounds are present. So ये आपने इसको देख लेना है। So ये अब मैंने आपको पहले कार्डिक टेम्पोनार्ड की डिफरेंसेस भी बताए थे, तो ये बड़ा स्पेसिफिक सी एक चीज़ है कि ब्रेथिंग साउंड आपकी प्रेजेंट है और हार्ट साउंड मफल हैं, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट बनता होता है कार्डिक टेम्पोनार्ड का। तो इसके हमने कॉज ऑफ शॉक पूछी है, कार्डिक टेम्पोनार्ड मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका क्या हो सकता है, टेंशन नीमोथोरैक्स हो सकती है। ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, हमको बता दें इमीडिएट ट्रीटमेंट इमरजेंसी पेरिकार्डियोसेंटेसिस होती है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज इमरजेंसी थोरैकोटमी और स्टर्नोटमी फॉलोड बाय पेरिकार्डियोटॉमी। अच्छा, इसी तरह इसका यही सारा उसने यही पूछा हुआ है, इंगॉर नेक वेन्स हैं, टेकीकार्डिया है, फीबल पल्स है, स्टैब वुंड है, बताएं क्या होगा। एक में जैसे उसने पूछा हुआ है, अ 30-year-old प्रेजेंट इमरजेंसी विद स्टैब वुंड ऑफ चेस्ट जस्ट बिलो द निपल, ही हैज़ टेकीकार्डिया एंड फीबल पल्स विद इंगॉर्ज नेक वेन्स, तो बताएं। तो इसने कार्डिक टेम्पोनार्ड ही बताया हुआ है, सही है। तो सारों में उसने यही पूछा हुआ है, इसके अंदर और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सो ये आपकी जो है ना इमरजेंसी जो 6 कंडीशन थी वो हो जाती हैं। एरिया ऑब्स्ट्रक्शन हमने देखी, टेंशन नीमोथोरैक्स, ओपन नीमोथोरैक्स, मैसिव हीमोथोरैक्स और कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है और फ्लेल सेगमेंट हो सकता है। तो ये हमने 6 देख ली। अच्छा, इनमें से जो आगे पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है ना, वो कोई 6 लिखी हुई हैं, उनमें से कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, अगर करना चाहें तो कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास ये थोरैसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन है। सो इसके अंदर ऑब्वियसली जो आपकी थोरैसिक एओर्टा है उसके अंदर मसला आएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेयरिंग इन ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर इज़ द प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा जो है ना
जहाँ पर आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज ब्रांचेस ऑफ होती हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कॉमन रप्चर होती है। क्लिनिकल फीचर्स में है आपके पास एसिमेट्री ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, ब्लड प्रेशर मिल सकता है, वाइडेंड पल्स प्रेशर, चेस्ट वॉल कंट्यूजन, इरेक्ट चेस्ट रे अगर आप कराएंगे तो वाइडेंड मीडियास्टम होगा, और आर्टीरियल फेज ऑफ सीटी स्कैन और मीडियास्टम पे आप इसको करते होते हैं। सो मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, तो आपने बीपी कंट्रोल करना है, एंडोवैस्कुलर इंट्रा एओर्टिक स्टेंट डाल सकते हैं, डायरेक्ट रिपेयर कर सकते हैं, ऑक्सीजन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, डेक्रोन ग्राफ्ट लगा सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह भी आगे जब डाइसेक्शन करेंगे ना और एनेरिज्म्स करेंगे तो हम इनका जिक्र करेंगे। इस तरह ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरी आ सकती है, ट्रेकिया और ब्रोंकस की इंजरी आ सकती है, और इसके अंदर हमने यही देखना होता है कि कोई एयर लीक वगैरह तो नहीं हो गई। और इसके अंदर इंडोट्रेकियल इंटुबेशन की जा सकती है और ऑपरेटिव रिपेयर किया जा सकता है। इसी तरह मायोकार्डियल कंट्यूजन आ सकती है, इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, ईसीजी को पर हम करते होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, कार्डियोजेनिक शॉक के सिम्टम्स आ सकते हैं, डिसरिथमियास हो सकते हैं, एबनॉर्मल ईसीजी हो सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हमने हीमोडायनामिकली स्टेबल करना होता है, आइनोट्रोपिक सपोर्ट देनी होती है और मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर ज़्यादा मसला हो तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। इस तरह डायफ्रैग्मेटिक रप्चर हो सकता है, जिसके सिम्टम्स के अंदर रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी हो सकती है, हर्निएशन हो सकती है एब्डोमिनल विस्ट्रास की, डायग्नोस्ड ऑन एक्सरे आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। मैनेजमेंट के अंदर आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं, वो डायग्नोस्टिक होता है, और मोस्ट एक्यूरेट एवेल्युएशन इज़ बाय वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी। और at times on X-ray chest nasogastric tube is visible in thorax eventually of stomach। इस तरह ऑपरेटिव रिपेयर कर सकते हैं और एब्डोमिनल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं या फिर थोरेसिक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिव रिपेयर के लिए। और आफ्टर रिड्यूसिंग द कंटेंट्स इसको हम जो है ना नॉन एब्जॉर्बेबल प्रोलीन मैश से क्लोज कर देते होते हैं। आगे ईसोफेजियल रप्चर है, इसको हम डायग्नोस एक्सरे पे करते होते हैं, मीडियास्टनल एयर वाइडेंड मीडियास्टनल न्यूमोथोरैक्स प्लूरल एफ्यूजन एम्फाइसीमा। और इसी तरह ईसोफेगोस्कोपी कर सकते हैं, गैस्ट्रोग्राफिन करवा सकते हैं, बेरियम सॉलो इस तरह। और ट्रीटमेंट के लिए हम इनटेक्स, नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पायरेशन, आईवी फ्लूइड रिससिटेशन, चेस्ट ट्यूब अगर हम प्लेस कर सकते हैं नीमोथोरैक्स या हाइड्रोथोरैक्स हो जाए, और ऑपरेटिव रिपेयर करते होते हैं अलॉन्ग विद द ड्रेनेज ऑफ प्लूरल स्पेस। इसी तरह पल्मोनरी कंडीशन होती है, इट इज़ द ब्रूजिंग ऑफ लंग टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम शॉक वेव ऑफ फोर्स थ्रू द पेरेन्काइमा। और इसके अंदर भी हम फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह हम देते होते हैं। आगे हमारे पास रिससिटेटिव थोरैकोटमी है, ठीक है। तो जो थोरैकोटमी है ये ओपन मतलब थॉरैक्स, हम थॉरैक्स को ओपन करते हैं, जैसे हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर थोरैकोटमी करते होते हैं। तो इसकी इंडिकेशंस जो है ना वो एससीक्यू के अंदर आती हैं। तो आपने याद रखना है कि पेनिट्रेटिंग अगर थोरेसिक ट्रॉमा हो जाए तो उसके अंदर थोरैकोटमी हम कर सकते हैं। इसी तरह ओपन कार्डिक मसाज के लिए हम करते होते हैं, एओर्टिक डिसरप्शन ऑफ फॉर क्रॉस क्लैंपिंग ऑफ एओर्टा के अंदर हम करते हैं। इसी तरह कंट्रोल ऑफ हेमरेज के लिए करते हैं, या अगर मैसिव एयर लीक हो जाए तो उसके अंदर हम थोरैकोटमी किया करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा, ओपन कार्डिक मसाज, कंट्रोल ऑफ हेमरेज, कंट्रोल ऑफ मैसिव एयर लीक, ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। एओर्टिक डिस्ट्रप्शन फॉर क्रॉस क्लैंपिंग ऑफ एओर्टा, तो ये इसकी जो है ना इंडिकेशन फॉर थोरैकोटमी है। इसी तरह यहाँ पर प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले तो नीडल की कंप्रेशन और चेस्ट इंट्यूबेशन नीमोथोरैक्स केस के अंदर। तो नीडल कंप्रेशन मैंने आपको बताया था सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में करते होते हैं इन द मिड क्लाविकुलर लाइन, और चेस्ट इंट्यूबेशन जो हम करते हैं वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं। तो ये ऐसे क्यों आता होता है कि ट्रायंगुलर ऑफ सेफ्टी की बाउंड्रीज दें, और ये भी पूछा जाता है कि चेस्ट जो इंट्यूबेशन है वो कहाँ की जाती है। तो चेस्ट इंट्यूबेशन हमारी ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी के अंदर की जाती है इसको हम, और इसकी जो बाउंड्रीज हैं anteriorly it is bounded by the posterior border of pec major, posteriorly it is bounded by the anterior border of latissimus dorsi, और एपेक्स जो होता है वो उसका एक्सेला के अंदर होता है, और जो बेस होती है वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब एट द लेवल ऑफ निपल्स, ठीक है।
तो ये आप याद रखिएगा। एंटीरियरली इट इज़ बाउंड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेक मेजर, पोस्टीरियर बाय द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डॉर्साई, एपिक्स एक्सिला के अंदर है, और बेस जो है ना निपल्स के लेवल के ऊपर ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब। तो ये हमारा एक ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी बनता है। इसके अंदर हमने 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर ही डालना होती है। स्टेप्स पूछे हुए हैं, तो हमने करना क्या होता है कि एट द लेवल ऑफ निपल 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर जस्ट इंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन हमने इंसिजन देना होता है। ऑब्वियसली इससे पहले हमने वो एसेप्टिक सारी चीज़ें फॉलो करनी है। एसेप्टिक वो जो हम सोल्यूशंस लगाया करते हैं वो आपने सारा कुछ करना है, ठीक है, जगह को क्लीन करना है। तो 1.5 to 2 सेंटीमीटर इंसिजन आपने देना है। इंटरकॉस्टल मसल्स पेराइटल प्लूरा आर डायसेक्टेड ब्लंटली एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब। तो ये जो आपने डायसेक्शन करनी है ना मसल्स की और पेराइटल प्लूरा की सुपीरियर बॉर्डर पे करनी है, क्योंकि इन्फीरियर बॉर्डर पर न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स होते हैं तो इंजरी होने का चांस होता है, ठीक है। तो चेस्ट ट्यूब को एक तरफ से हम क्लैम्प कर देते हैं जो डिस्टल एंड होता है, और जो डिस्टल एंड होता है ना उसको किसी वाटर सील के अंदर होता है, क्योंकि अगर हम उसको ओपन रखेंगे तो एयर अंदर आने का, आप चेस्ट ट्यूब डाल रहे हैं और उससे आप कनेक्शन बाहर से बना देंगे तो एयर वो तो बाहर से अंदर आ जाएगी, तो फ़ायदा क्या होगा। तो आपने उसको अंडर वाटर रखना होता है ताकि जब आप चेस्ट के अंदर डालें तो चेस्ट से एयर मूव करके वाटर के अंदर आ जाए। तो आपने चेस्ट ट्यूब को क्लैम्प करना है और उसको सबमर्सिबली मतलब किसी पानी के अंदर अंडर सील के अंदर डाल देना होता है। तो चेस्ट ट्यूब आपने अंदर डालनी है इस तरह, ठीक है। आपने जब डाल रहे होते हैं तो पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली एपिक्स की तरफ उसको मूव करवाना होता है, ठीक है। सो आपने फिर जब अंदर चेस्ट ट्यूब डालेंगे तो आपको फिर बबल्स वगैरह नज़र आएंगे। एयर कॉलम जो प्रेशर है वो आपका एयर कॉलम मूव करेगा, ठीक है। और इसी तरह जब आपका एयर कॉलम मूव करना स्टॉप कर जाएगा तो उसका मतलब है कि सारी जो एयर है वो आपकी रिमूव हो गई है। तो फिर आप चेस्ट ट्यूब को फिक्स कर देते हैं स्किन से विद द हेल्प ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सिल्क सुचर, ड्रेसिंग प्लेस कर देते हैं। और जो अंडर वाटर सील सिस्टम है वो आप देखते रहते हैं मूवमेंट ऑफ एयर कॉलम में, ठीक है। उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है, पस भी आ सकता है। और इसी तरह फिर हम बोथ साइड्स ऑफ जो चेस्ट उनको ऑस्कल्टेट करते हैं। एक्सरे को हम रिपीट करते होते हैं ताकि हमें पता लग जाए, एक तो लोकेशन पता लग जाए और दूसरा ये भी पता लग जाए कि हमारा जो न्यूमोथोरैक्स है वो बेटर हुआ है कि नहीं हुआ। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओपन ये जो हम चेस्ट ट्यूब डाल रहे हैं, सॉरी, लंग पैरेन्काइमा का डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, मैल पोजिशन हो सकती है, डैमेज जो इंटरकोस्टल नर्व्स और वेसल्स हो सकती हैं, एम्पाइमा थोरेसिस हो सकता है, इन्फेक्शन जो होता है हमारा। सो ये इसके बेसिक स्टेप्स हैं। तो आपने सबसे पहले अपने एक्सेप्टिंग मेजर्स करने हैं। सो मिड 5th इंटरकॉस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन आपने इंसिजन देना है। इंटरकॉस्टल मसल्स को आपने डायसेक्ट करना है। चेस्ट ट्यूब का एक एंड क्लैम्प करना है, उसको वाटर सील में डालना है, और दूसरा जो एंड है वो आपने सुपीरियरली ऊपर लेके जाना है, ठीक है। आपका एयर कॉलम मूव करने लगेगा, ठीक है। आपने जब उसको जो चेस्ट ट्यूब है उसको फिर फिक्स कर देना है स्किन के साथ, और आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो अंडर वाटर सील है उसको आप देखते रहें। और फिर आपने अपना जो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करना है और फिर चेस्ट एक्सरे को रिपीट करना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक। आगे इसने पेरिकार्डिसेंटेसिस का लिखा हुआ है, तो ये इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होता है पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड का। सो इसके अंदर हम पेशेंट को लेटाते होते हैं, ECG मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं, 18 गॉज नीडल लेते हैं 12 to 15 सेंटीमीटर की, उसको जो है ना नीडल मतलब सिरिंज के साथ लगा कर पंक्चर करते होते हैं, सही है। तो और इसी तरह फिर हम ब्लड को एस्पायरेट कर लेते हैं और कैथेटर को पास करते हैं द पेरिकार्डियल कैविटी यूजिंग द सेल डिंगर्स टेक्निक। कैथेटर को फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिचेस। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, मायोकार्डियल डैमेज हो सकता है, वेसल इंजरी हो सकती है, न्यूमोथोरैक्स, एसोफेजियल इंजरी। सो इसका क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, लेकिन आपने जो चेस्ट इंटुबेशन के स्टेप्स हैं ये ज़रूर याद रखने हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, ये आपका मतलब जनरल सर्जरी और सिस्टमिक सर्जरी दोनों। ये क्वेश्चंस जो आए हुए हैं सारे ये सिस्टमिक सर्जरी के अंदर आए हुए हैं, लेकिन ये मैंने अपने को यहाँ पर भी करा दिया है। सो अगर आपने सिस्टमिक सर्जरी के अंदर कर रहे हैं तो इसके अंदर हम फिर अभी कंटिन्यू करेंगे अगले जो 2 चैप्टर हैं सिस्टमिक के। जनरल सर्जरी की हद तक जहाँ तक काफ़ी है ये चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। तो इसका हमने पहला पार्ट कर लिया कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का, दैट इज़ मेंशन्ड इन द थोरेसिक ट्रॉमा।
तो सबसे पहले आपने वो थॉरेक्स वाला पोर्शन कर लेना ट्रॉमा का, उसके बाद आपने सेक्शन नंबर 6 सिस्टेमिक सर्जरी और डोगर से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है। इसका क्वेश्चन अभी तक एक दफ़ा ही आया हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई हैं और इसकी स्टेजिंग भी पूछी हुई है। तो कार्सिनोमा ऑफ लंग इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ overall. Number 1 cause of death is bronchogenic or lung carcinoma. So 95% of lung cancers are related to smoking. Other factors can include asbestos and passive smoking. क्लासिफिकेशन के अंदर हम आपको याद होगा पैथोलॉजी में हमने पढ़ा था स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, नॉन स्मॉल सेल होता है। सो जो नॉन स्मॉल सेल होते हैं दे आर एग्रेसिव, दे मेटास्टासाइज अर्ली बाय लिम्फेटिक एंड हेमाटोजेनस स्प्रेड, और इसको हम ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं बिकॉज ऑफ पैक नेचर ऑफ स्मॉल cells, और these small cells are actually neuroendocrine tumors और they may cause paraneoplastic syndromes. इसी तरह नॉन सेल कार्सिनोमा के अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन होती थी लाइक एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, मिक्स्ड ट्यूमर्स। तो एडिनोकार्सिनोमास में सबसे ज़्यादा कॉमन है और दे आर वीकली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग और दे आर पेरिफेरली लोकेटेड ट्यूमर्स। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, इट इज़ एसोसिएटेड विद स्मोकिंग और ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं और दे अपीयर एज अ कैविटेटिंग ट्यूमर। इसी तरह लार्ज सेल कार्सिनोमा होते हैं, दे आर रेयर ट्यूमर्स एंड पुअर प्रोग्नोसिस। इसी तरह मिक्स ट्यूमर्स भी होते हैं। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो हेमोप्टिसिस हो सकता है, टेलेक्टेसिस, निमोनिया, वेट लॉस। सो एपेक्स ऑफ लंग्स में कंप्रेस द ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि ट्यूमर्स एपेक्स ऑफ लंग्स पे होते हैं। इसी तरह सिंपैथेटिक गैंग्लियन कंप्रेशन कैन लीड टू टोसिस, मियोसिस एंड ऑप्थाल्मोसिस एंड डिक्रीज फेशियल स्वेट्स। इप्सिलैटरली दैट इज द पैन कोस्ट ट्यूमर, उसके अंदर हमारे पास टोसिस, मियोसिस एंड ऑप्थाल्मोसिस हो सकता है और इसके साथ साथ हमारे पास फेशियल जो स्वेट्स होते हैं इप्सिलैटरल साइड पे वो डिक्रीज होते हैं। इसी तरह पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम लाइक हाइपोकैल्सीमिया एंड कशिंग सिंड्रोम कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। सो डायग्नोस्टिक जो है इसके ये SAQ के अंदर आए हैं, पूछा हुआ है आप कैसे डायग्नोस करेंगे। सो हमारे पास 3 तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक तो नॉन इन्वेसिव टेस्ट हो सकते हैं, इन्वेसिव टेस्ट हो सकते हैं और स्टेजिंग की इन्वेस्टिगेशन होते हैं। आप 3 हेडिंग्स से इनको भी चेक कर लें। सो हमारे पास एक तो चेस्ट एक्सरे होगा, रेडियोग्राफ ऑफ चेस्ट कर सकते हैं, CT चेस्ट कर सकते हैं, इसके साथ MRI आप ऐड कर लें, पेट स्कैन कर सकते हैं, स्प्यूटम साइटोलॉजी हो सकती है, इसके साथ PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये हम जो है ना नॉन इन्वेसिव कर सकते हैं। इन्वेसिव के अंदर हमारे पास जो है ब्रोंकोस्कोपी हो सकती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है या एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड हो सकता है। इसी तरह CT गाइडेड परक्यूटेनियस निडल बायोप्सी होती है, इसी तरह प्लूरल एस्पायरेशन एंड बायोप्सी होती है। ये तमाम इसके इन्वेसिव टेस्ट हैं। इस तरह स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना वो मीडियास्टनोस्कोपी या मीडियाटनोटॉमी होती है। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्टेजिंग पर्पसेस, ठीक है। सो थोरैकोस्कोपी भी हम कर सकते हैं, वही मीडियाटनोस्कोपी या मीडियाटिनोस्कोपी या थोरैकोस्कोपी आप ये कर सकते हैं। सो ये आप इससे याद रखिएगा। अब पास पेपर के अंदर 3 हेडिंग्स अंदर लिखे हुए हैं, नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव एंड स्टेजिंग। सो इसी तरह हमारे पास मतलब इन्वेसिव के अंदर एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड या फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्रोंकोस्कोपी, CT गाइड बायोप्सी, प्लूरल एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। नॉन इन्वेसिव में एक्सरे चेस्ट, CT, MRI, पेट, स्प्यूटम साइटोलॉजी, PFTs और स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन के मीडियाटिनोस्कोपी कर सकते हैं। अच्छा, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री भी हम कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, न्यूरल सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, सिनेप्टोफाइसिन और LEU7, ये 4 चीज़ें होती हैं। न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, न्यूरल सेल एडहेजन और सिनेप्टोफाइसिन और LEU4। ओके, सो इसके बाद हमारे पास स्टेजिंग है, तो ये याद रखिएगा जो T1 स्टेज TIS होती है, एक तो ट्यूमर कार्सिनोमा इन situ। T1 में ट्यूमर लेस देन 3 सेंटीमीटर होगा। T2 के अंदर ट्यूमर ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर होता है, दैट इन्वेड्स द विसरल प्लूरा। और T3 के अंदर एनी साइज ऑफ ट्यूमर होता है लेकिन ये चेस्ट वॉल या डायफ्राम या पेरिकार्डियम को इन्वेड करता है। इसी तरह T4 जो है ये भी एनी साइज विद द इन्वेजन ऑफ हार्ट या ग्रेटर वेसल्स या ट्रीकिया, इसोफेगस जो हमारे पास लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हैं आस पास, उनको अगर इन्वेट कर दे तो T4 होता है। इसी तरह N0 नो नोड इन्वॉल्वमेंट। इसी तरह N1 होता है अगर पेरीब्रोंकियल या इप्सिलेटरल हाइलर नोड्स इन्वॉल्व हों।
N2 होता है अगर मीडियास्टनल या सब कैरिनल नोड्स इन्वॉल्व हों। N3 होता है सुप्राक्लेविकुलर और कॉन्ट्रालेटरल नोड्स इन्वॉल्व हों। इसी तरह M0 और M1 नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस। सो ये इसकी ट्यूमर स्टेजिंग है। कार्सिनोमा इन C2 हो सकता है T1 लेस देन 3 सेंटीमीटर, T2 लेस ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर्स दैट इन्वेड्स द विस्ट्रल प्लेरा, और T3 एनी साइज दैट इन्वेड्स द चेस्ट वॉल और डायाफ्राम और पेरिकार्डियम। तो आप इसी तरह आप देख सकते हैं कि T4 एनी साइज जो कि हार्ट, ग्रेट वेसल्स या ट्रेकिया को कर सकता है। इसी तरह N0 नो नोडल इन्वॉल्वमेंट, तो पेरी ब्रोंकियल या इप्सिलैटरल हाइलर नोड्स होंगे तो N1, N2 मीडियास्टनल और सब कैरिनल नोड्स, N3 के अंदर सुप्राक्लेविकुलर या कॉन्ट्रालेटरल नोड्स, N0 के अंदर नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस और M1 के अंदर डिस्टेंट मेटास्टेसिस। सो इसकी स्टेजिंग एक तरह से और भी है। तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3A है और 3B है और स्टेज 4 है। स्टेज 1 के अंदर अगर तो M1 और M2 हो और बाकी सारा नेगेटिव हो तो स्टेज 1 होती है। स्टेज 2 के अंदर M1 N1 हो सकता है और T1 N1 हो सकता है, T2 N2 हो सकती, T2 N1 हो सकती है। सो इसके अंदर हमारे पास जो है ना स्टेज 2 के अंदर N1 पॉजिटिव रहेगा, 1 रहेगा और यहाँ से हम T1 T2 कर सकते हैं। 3A के अंदर T2 T3 और N2 रहेगा और इसी तरह स्टेज 3B के अंदर T4 N2 हो सकता है। मतलब स्टेज 3 के अंदर हम N2 कर देंगे और जो दूसरे वेरिएबल्स हम चेंज कर सकते हैं। और स्टेज 4 के अंदर अगर मेटास्टेसाइज कर गया तो फिर हम M1 डिजीज़ को स्टेज 4 कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होती है। तो स्टेज 1 और जो 2 होती है उसके अंदर लोबेक्टमी हम कर सकते हैं, एक्सटेंडेड रिसेक्शन कर सकते हैं, न्यूमोनेक्टमी कर सकते हैं या वेज रिसेक्शन कर सकते हैं। जो 3A होती है ना वो उसके अंदर हम सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करते हैं। 3B सब पेलिएटिव केयर होता है, 4 तो फिर पेलिएटिव केयर होगा ही सही। तो हमारे पास इसके अंदर सर्जरीज आती हैं, उसके अंदर हम लोबेक्टमी कर सकते हैं, न्यूमोनेक्टमी कर सकते हैं, वेज रिसेक्शन कर सकते हैं 3A तक, मतलब 1 और 2। और इसी तरह 3A के अंदर हम कीमो, रेडियो और साथ सर्जरी, 3B के अंदर पैलिएटिव केयर। यहाँ से लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन लंग रिसेक्शन की, ब्लीडिंग, एस्पिरेशन, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। आगे इसने बिनाइन ट्यूमर्स का जिक्र किया हुआ है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ लंग इज़ हेमाटोमा। सही है, हेमाटोमा इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ लंग एंड इट कंटेन्स मेसोथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल्स। डायग्नोसिस एस्टैब्लिश बाय एक्सीजन बायोप्सी। इसी तरह हमारे पास सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल है। सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल इज डिफाइंड एज अ डिस्क्रीट वेल मार्जिन राउंडेड ओबेसिटी लेस देन और इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर दैट इज completely surrounded by lung parenchyma and it does not touches the hilum or mediastinum and it is not associated with adenopathy, atelectasis और pleural effusions। सही है। सो ये लेस देन और इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो सकते हैं। These lesions may present primary lungs carcinoma, benign lung tumor, hematoma, granulomatous disease। सही है। सो अगर कोई और ट्यूमर प्रेजेंट नहीं है तो इनका जो सॉलिटरी नोड्यूल्स होते हैं दे आर रेयरली अ साइन ऑफ मेटास्टैटिक डिजीज। रेडियोग्राफिक जो फाइंडिंग्स जो कि सजेस्ट करती हैं कि बिनाइन है, कोई चेंज अगर इसके अंदर साइज़ में ना हो 2 साल के अंदर, लीजन लेस देन 1 सेंटीमीटर, हैवी पॉपकॉर्न लाइक कैल्सिफिकेशंस मौजूद हों, वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन हो सीटी के ऊपर। अच्छा, इसी तरह मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा होता है। इट इज़ अ रेयर कैंसर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। और डिस्निया, चेस्ट पेन होती है। थोरैकोस्कोपी और ओपन प्लूरल बायोप्सी विद स्पेशल स्टेनिंग ऑफ ट्यूमर्स हम इसको करते होते हैं। तो डिफरेंशिएट मेसोथेलियोमा फ्रॉम एडिनोकार्सिनोमा, थोरैकोस्कोपी और प्लूरल बायोप्सी। इसी तरह पल्मोनरी मेट्स ने बताया हुआ है कि प्राइमरी लीजन ब्रेस्ट, लिवर, पैनक्रियाज, कोलोन और थायराइड तक जो है ना ये मेटास्टेसाइज कर सकती है। इसने आगे फिर ट्यूमर्स ऑफ मीडियास्टिनम की बात की हुई है, थाइमोमा, टेराटोमा, लिम्फोमा, लिम्फेंजियोमास। ठीक है। और मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर हमारे पास पेरिकार्डियल सिस्ट और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में न्यूरोजेनिक ट्यूमर और थोरैसिक सिस्ट। मोस्ट कॉमन जो मीडियास्टिनल ट्यूमर है दैट इज थाइमोमा। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज थोरैसिक एओर्टिक एनोरिज्म। अच्छा, इसका क्वेश्चन एब्डोमिनल जो एओर्टिक एनोरिज्म है ना उसका क्वेश्चन आया हुआ है वैसे, लेकिन
तो थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म है ना, उसका क्वेश्चन नहीं आया हुआ। अब ना इसके अंदर जब आप पास पेपर्स देखेंगे, मेरे पास अब जो पास पेपर हैं लाइक एपिसोड्स के हैं, तो इन्होंने जो हार्ट एंड वेसल्स का चैप्टर सेपरेट लिखा हुआ है और थॉरेक्स वाला सेपरेट लिखा हुआ है, तो उसके अंदर उन्होंने हार्ट और वेसल्स की डिजीज़ और जो कुछ क्वेश्चंस हैं जनरल सर्जरी के लाइक क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया वगैरह वो भी ऐड किए हुए हैं, तो वो मैं आपको एंड पे कराऊंगा। तो जो वो हार्ट वाला मेरा ख्याल है चैप्टर है, उसके अंदर एब्डोमिनल जो एनेरिज्म है ना, और साथ उसने एओर्टिक डिसेक्शन का दिया हुआ है। सो थोरेसिक हम फिर भी एओर्टिक एनेरिज्म देख लेते हैं। So aneurysm is localized dilatation of blood vessels. So classification depend करती है पार्ट ऑफ एओर्टा, ascending, arch, descending या thoraco abdominal। अब जिस तरह पार्ट्स होते हैं ना एओर्टा के, ascending होते हैं, फिर arch of aorta होती है, descending होती है, फिर thoraco abdominal होती हैं। So इसकी causes के अंदर क्या क्या हो सकता है? Atherosclerosis हो सकता है, connective tissue disorders like Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, infective के अंदर syphilis, mycotic हो सकती है, inflammatory के अंदर aortitis हो सकती है और traumatic भी हो सकती है। तो जो एनेरिज्म्स होते हैं ना, इनके अंदर हमारे पास पल्सेटाइल मैस होते हैं, ठीक है। सो अगर तो ये रप्चर कर जाते होते हैं तो फिर शॉक के सिम्टम्स भी प्रोड्यूस होते हैं। और द मैनी लीजन्स आर एसिम्टोमेटिक, डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली ऑन चेस्ट एक्सरे। अदर पेशेंट में प्रेजेंट विद प्रेशर, होर्सनेस, प्रेशर ऑन द रिकरेंट अगर लेरेंजियल नर्व पे होगा। इसी तरह डिस्फेजिया हो सकता है अगर इसोफेजियल कंप्रेशन हो सकती है। रिस्पायरेटरी अगर सिम्टम्स हैं तो प्रेशर ऑन ब्रोंकस हो सकता है। इसी तरह एओर्टिक रूट एनेरिज्म में कॉज एओर्टिक रीगर्गिटेशन। रप्चर कैन कॉज कार्डिक टेम्पोनार्ड, हीमोथोरेक्स और हीमोप्टिसिस, ठीक है। सो अगर तो रप्चर हो जाए तो कार्डिक टेम्पोनार्ड हो सकता है, हीमोथोरेक्स हो सकता है, हीमोप्टिसिस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या कराते होते हैं अगर तो एओर्टिक एनेरिज्म है? ट्रांसथोरेसिक और ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, सीटी एंड एमआरआई। तो ये हम करवाते होते हैं, ट्रांसथोरेसिक और ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, सीटी एंड। ट्रीटमेंट अब क्या होती है? सो इंडिकेशन हम क्या करते होते हैं? उसके एक सवाल उसके एब्डोमिनल एओर्टा में भी आया हुआ है कि आप इंडिकेशंस बताएं सर्जरी के। सो अगर तो एओर्टिक असेंडिंग एओर्टिक एनेरिज्म है, सो प्रेजेंस ऑफ एओर्टिक वाल्व, प्रोग्रेसिव एओर्टिक वाल्व इनसफिशिएंसी, मार्फन रिलेटेड एनेरिज्म्स, प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, डायमीटर मोर देन 5 to 6 सेंटीमीटर। जो डिसेंडिंग एओर्टिक एनेरिज्म में अगर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है, तो सिंपल सी वही बात ही है, एओर्टिक वाल्व इनसफिशिएंसी हो गई, मार्फन रिलेटिंग एनेरिज्म या सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो बड़ा एनेरिज्म बन गया 5 से 6 सेंटीमीटर का। तो सर्जिकल जो इसके ऑप्शन है इसके अंदर यही होता है कि एओर्टा की जो रूट है ना, इसको हम अगर फॉर एग्जांपल एओर्टा यहाँ पर इसने बताया हुआ है, इफ एओर्टिक रूट इज इन्वॉल्व द एओर्टा टुगेदर विद एनुलस एंड वॉल्व आर रिसेक्टेड एंड अ कॉम्पोजिटिव ग्राफ्ट इज स्विचड टू द एओर्टिक रूट, ठीक है। अगर आर्च ऑफ एओर्टा जो अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम डेक्रॉन ग्राफ्ट लगाते हैं। और डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर हम एंडोवेस्कुलर स्टेंटिंग करते होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर तो एओर्टिक रूट इन्वॉल्व है तो फिर हम उसका एनुलस और वाल्व को रिसेक्ट करके कंपोजिट ग्राफ्ट सुचर करते हैं। अगर तो आर्च ऑफ एओर्टा है तो डेक्रॉन ग्राफ्ट लगा सकते हैं। और डिसेंडिंग एओर्टिक एनेरिज्म में एंडोवेस्कुलर स्टेंटिंग। मैं आपको एब्डोमिनल जो एओर्टिक एनेरिज्म के क्वेश्चंस थे ना वो भी मैं करवा देता हूँ इसके साथ ही, क्योंकि ये रिलेटेड ही है। तो जब भी रप्चर होते हैं ना एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, ठीक है, सो उसके अंदर हमारे पास एक तो सवेयर एब्डोमिनल और बैक पेन होती है, शॉक और पल्सेटाइल मैस होता है, ठीक है। सो अब सिनेरियो फॉर एग्जांपल आई हैव अ मिडिल एज मेल फाउंड टू हैव स्मॉल पल्सेटिंग मैस एट लेवल ऑफ अम्बिलिकस। तो इसको आपको अच्छा पढ़ना हो तो आप जनरल सर्जरी के अंदर जो वो आर्टरीज वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो पूछ रहा है कि क्या डायग्नोसिस है एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, क्लासिफिकेशन इसकी क्या होती है। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर आप लिख सकते हैं कि एओर्टिक एनेरिज्म की अगर पूछिएगा तो एब्डोमिनल की अगर हम बात करें ना तो वो अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। वॉल के अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स एनेरिज्म होता है। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से फ्यूसिफॉर्म हो सकता है, सेकुलर एनेरिज्म हो सकता है। एटियोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है एथेरोमेटस एनेरिज्म, माइकोटिक एनेरिज्म, कोलेजन डिजीज़ लाइक मार्फन सिंड्रोम के अंदर हो सकता है। इसी तरह ट्रोमेटिक हो सकता है। अच्छा, अगर क्लासिफिकेशन लोकेशन के अकॉर्डिंग लो तो फिर आप उसको इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं डिसेंडिंग एओर्टा के अकॉर्डिंगली, वरना अगर वॉल या मॉर्फोलॉजी टियोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप इस तरह इसको
क्लासीफाई कर सकते हैं। इन्होंने इंडिकेशन ऑफ सर्जरी पूछी हुई है, तो इंडिकेशन ऑफ सर्जरी तभी होगी जब सिम्टोमेटिक एओर्टिक एनेरिज्म होगा, एक्यूट एनलार्जमेंट ऑफ एनेरिज्म ग्रेटर देन 5 to 6 सेंटीमीटर। इसी तरह मार्फन सिंड्रोम रिलेटेड एनेरिज्म, एओर्टिक वॉल इनसफिशिएंसी, एपिसोड ऑफ एम्बोलिज्म हो, तो ये तमाम इसके जो है ना इंडिकेशंस हैं। इस तरह एक और क्वेश्चन है, उसके अंदर इसने पल्सेटाइल मैस का बताया हुआ है, सवियर पेन इन एब्डोमेन बताया हुआ है, टेंडर रिजिड एब्डोमेन है, शॉक है, तो ये रप्चर्ड एओर्टिक एनेरिज्म है। और उसने मैनेजमेंट प्लान बताया हुआ है, तो मैनेजमेंट प्लान आप वहाँ से भी देख सकते हैं जनरल सर्जरी से। और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इनिशियल मैनेजमेंट करते होते हैं और स्पेसिफिक मैनेजमेंट करते होते हैं। तो इनिशियल मैनेजमेंट में अर्ली डायग्नोसिस एक तो आपने करना है, एब्डोमिनल पेन पल्सेटाइल मैस देकर इनिशियल रिससिटेशन करनी है, ऑक्सीजन लगाएं, आईवी लाइन और रिप्लेसमेंट थेरेपी, फ्लूइड्स वगैरह आप दे सकते हैं। इसी तरह आपने बीपी मेंटेन करना होता है, लेकिन लेस देन 100 मतलब आपने रखना होता है, ठीक है। इस तरह यूरिनरी कैथेटराइजेशन, क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड और रैपिड ट्रांसफ़र टू द ऑपरेटिंग रूम। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आप ओपन या फिर एंडोवेस्कुलर रिपेयर कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाइड एंड एक्साइज द इंटिमल टीयर एंड रिप्लेस द इंटिमल टीयर विद ग्राफ्ट, यानी ग्राफ्ट आपने उसके साथ जो पे टीयर है वहाँ पर उसको ग्राफ्ट के साथ रिप्लेस कर दें। सो ये आपने करना है। सो आपने तो इनिशियल इमीडिएट रिससिटेशंस करनी है, ऑक्सीजन आईवी लाइन वगैरह आप डालें, मेंटेन द ब्लड प्रेशर लेस देन 100, सही है। हाइपोटेंशन हुई होगी लेकिन आपने ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा नहीं जाना, इसको हम परमिसिव हाइपोटेंशन कहते हैं, हमने जानबूझ, क्योंकि अगर हम ब्लड प्रेशर हाई रखेंगे तो जो ब्लीडिंग है वो भी ज़्यादा होगी। यूरिनरी कैथेटराइजेशन, क्रॉस मैचिंग वगैरह, स्पेसिफिक मैनेजमेंट में ओपन या एंडोवेस्कुलर रिपेयर, आइडेंटिफाई एंड एक्साइज द इंटिमल टीयर एंड रिप्लेस द टीयर विद द ग्राफ्ट। जिस तरह हमने वो थोरेसिक में भी तो ऐसे ही किया था, ग्राफ्टिंग कंपोजिट ग्राफ्ट वगैरह किया था, तो सेम इज़ दिस। अच्छा, इसके बाद भी इसी तरह एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इसी तरह सवेयर एब्डोमेन पेन है, हेडेक है, हाइपरटेंशन है, पल्स ज़्यादा है, टेंडर पल्सेटाइल मैस है, तो वो पूछ रहा है। तो ये आपका जो है ना एओर्टिक एनेरिज्म ये हो जाता है। इसके साथ फिर हमारे पास एओर्टिक डायसेक्शन है। सो इसका जब सिनेरियो आता है तो इंटरस्कैपुलर पेन बता सकता है, दैट इज़ रेडिएटिंग टू द बैक, और इसके अंदर बीपी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और एसिमेट्री ऑफ ब्लड प्रेशर होता है बिटवीन द अपर एंड द लो लिम्ब। सो एओर्टिक डायसेक्शन में ऐसा बेसिकली होता है क्या है कि जो उसकी लेयर्स होती है ना, इंटिमा, मीडिया, सो जब भी इनके दरमियान एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती है और इंटिमा और मीडिया के अंदर एक ना फॉल्स ल्यूमन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो टेयरिंग हो जाती है और उसके अंदर ब्लड चला जाता है, तो एक फॉल्स जो है ना डायसेक्शन क्रिएट हो जाती है। तो aortic dissection occurs when there is defect in the intima of the aorta, resulting in blood into the aortic tissue, splitting the media from the intima and creating a false abdomen, and it mostly occurs in the ascending aorta, ठीक है। तो ये ज़्यादातर असेंडिंग एओर्टा के अंदर हो रहा होता है। और रिस्क फैक्टर्स के अंदर हमारे पास लॉन्ग स्टैंडर्ड हाइपरटेंशन आ सकती है, मार्फन सिंड्रोम आ सकता है, थीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है। तो ये तमाम इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, टीयर वही इंटिमा के अंदर प्रोड्यूस होगा, फॉल्स ल्यूमन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह द टीयर यूजुअली अकर्स इन असेंडिंग एओर्टा अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर डिस्टल टू द एओर्टिक वॉल। इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है, एक डबेकीज होती है क्लास सिस्टम और एक स्टैनफोर्ड सिस्टम होता है। तो ये आप जब ट्रीटमेंट देखेंगे तो टाइप 1 और डबेकी सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, 2 और 3। तो टाइप 1 और 2 का ट्रीटमेंट सेम होता है। और अगर हम स्टैनफोर्ड सिस्टम की बात करें तो इसको हम टाइप ए के अंदर लेके आते हैं। इसी तरह टाइप 3 का जो है वो ट्रीटमेंट ज़रा डिफरेंट होता है, या टाइप बी आप कह सकते हैं इसको स्टैनफोर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली। सो इसके अंदर हम क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, टीयरिंग इंट्रास्कैपुलर पेन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसी तरह डिस्टली भी इन्वॉल्व कर सकती है रेनल आर्टरी, मेसेंटेरिक आर्टरी को। इसी तरह डायसेक्शन में प्रॉक्सिमली एक्सटेंड टू हेड एंड नेक, कोरोनरी वेसल्स वगैरह। इन्वेस्टिगेशंस आप क्या क्या कराएंगे, तो इसका क्वेश्चन आया हुआ भी है क्योंकि मैनेजमेंट पूछता है तो आपको उसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस लिखनी पड़ती हैं। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड होती है ना वो सीटी एंजियोग्राफी होती है। इसी तरह आप एक्सरे करवा सकते हैं, उसके ऊपर मीडियास्नल वाइडी मिलेगी, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं। इसी तरह ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी जिसे मैं बता रहा था। इसी तरह ये भी डायग्नोस्टिक है लेकिन अनस्टेबल पेशेंट्स के अंदर, लेकिन सीटी एंजियोग्राफी इज़ द स्टैंडर्ड एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो
MRI भी करवा सकते हैं आप। सो यही अब हार्ट का रिलेटेड आप चेक कर लेना, चेस्ट एक्सरे करा लें, MRI करा लें, इकोकार्डियोग्राफी करा लें, CT एंजियोग्राफी करवा लें, ठीक है। इसी तरह आर्टीरियल डॉपलर स्कैन भी करवाया जा सकता है, MRI वगैरह करवाया जा सकता है, MRI CT एक्सरे इको आर्टीरियल चाहे आप सारी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर बस आपने याद रखना CT एंजियो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सो इसके अंदर एओर्टिक डायसेक्शन, अच्छा इसके अंदर ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो एक तो हमने अब देखें कंडीशन इज़ कॉज बाय हाइपरटेंशन, तो हमने सबसे पहले तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। और सर्जिकल जो थेरेपी होती है मैंने आपको पहले बताया स्टैनफोर्ड टाइप A या डबेकी टाइप 1 और 2 की सेम है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एओर्टा को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और इसको साथ सिंथेटिक ग्राफ्ट उसके अंदर लगा देते होते हैं। और मीनवाइल जो है ना कार्डियोपल्मोनरी बाईपास भी हो सकता है, ठीक है। सो एओर्टा इज एक्सरसाइज द टेयर एंड रिप्लेस्ड विद सिंथेटिक ग्राफ्ट प्लस कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। और इसके साथ साथ जो स्टैनफोर्ड टाइप B है या डीबेके टाइप 3 है, इसके अंदर हाइपरटेंसिव हम थेरेपी देते होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। और अगर तो ना ठीक हो रहा हो तो फिर हम जो है ना परक्यूटेनियस एंडोवास्कुलर स्टेंट्स भी लगा सकते होते हैं इसके अंदर। ये बात आप लिख लीजिएगा कि टाइप B के अंदर हम परक्यूटेनियस एंडोवास्कुलर स्टेंट्स लगाते होते हैं। तो इसने भी ये लिखा हुआ है ट्रीटमेंट टाइप A के अंदर दीज इन्वॉल्व असेंडिंग एओर्टा रिक्वायर सर्जरी। चेस्ट को हम ओपन करते हैं स्टेनोटमी के थ्रू, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास को स्टार्ट करते हैं और एओर्टा को क्लैम्प करके ग्राफ्ट से रिप्लेस कर देते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया कि एओर्टा को एक्सरसाइज करना है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास और फिर उसको रिप्लेस कर देना है। टाइप B के अंदर हाइपरटेंसिव से अगर सर्जरी इंडिकेट करती है अगर तो पेन इंक्रीज कर रही है तो मैंने आपको बताया परक्यूटेनियस एंडोवास्कुलर स्टेंट डाला करते होते हैं। तो इसी तरह इसके सारे सिनेरियो आए हुए हैं। एओर्टिक डायसेक्शन के फॉर मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। 70 ईयर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इंटरस्कैपुलर स्फीयर पेन है जो कि बैक ऑफ चेस्ट पे जा रहा है, ठीक है। पल्स उसकी ज़्यादा है, BP भी ज़्यादा है, तो आप डायग्नोसिस बताएं, सही है। तो MI और हाइपरटेंशन का पेशेंट हो सकता है, तो इंटरस्कैपुलर पेन का वो ज़रूर जिक्र करेगा। तो ये आपका जो है ना एक बड़ा टिपिकल पॉइंट है डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा आगे चैप्टर के अंदर हम चलते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि जो इसके अंदर ना हार्ट और वेसल्स के अंदर इसने ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और बहुत जो है ना डिफरेंट चैप्टर से जनरल सर्जरी के टॉपिक्स के अंदर भी इंक्लूड हैं, लेकिन वो मैं आपको आखिर में चलाऊंगा। पहले तो हम इसको चैप्टर को कवर कर लेते हैं, फिर आखिर के अंदर हम उसको देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स आ जाता है। स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स के अंदर होता है कि जैसे कि हम नीमोथोरैक्स में हमने बात की थी थोरेसिक जो ट्रॉमा था कि हमारे पास टेंशन नीमोथोरैक्स हो सकता है, वो ब्लंट इंजरी के अंदर होता है। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स होता है ये विदाउट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होता है और ये प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। जो प्राइमरी होता है ये द डिजीज़ इज़ इट्स ओन राइट एंड इट्स इन यंग पीपल, और जो पेशेंट्स होते हैं वो टॉल होते हैं और ये कंडीशन रन इन फैमिलीज में होता है क्योंकि स्मॉल सब प्लूरल ब्लेब्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं या बुला होते हैं, वो लीकेज हो जाती है। और ये टिपिकली जो होता है इन द एपेक्स ऑफ अपर लोब और इन द अपर बॉर्डर और लोअर ऑफ द लोअर एंड मिडिल लोब, वहाँ पर हुआ करता है। और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस ये होता है कि जब हमारे पास विसरल प्लूरा लीकेज हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग जो क्रॉनिक डिजीज़ लाइक एज़मा और COPD, तो उसके अंदर फिर हमारे पास जो है ना सेकेंडरी नीमोथोरैक्स। लेकिन प्राइमरी जो होता है वो सब प्लूरल ब्लैब्स वेसिकल जब बुला के फटने से होता है या फिर लीकेज की वजह से होता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जो अगर तो नीमोथोरैक्स ऑफ लेस देन 25% है तो आपने बस ऑब्जर्वेशन करनी होती है। सो 20 दिन लगते हैं, खुद ही ठीक हो जाता है। अगर तो नहीं नीमोथोरैक्स 30% से ज़्यादा है तो फिर एस्पायरेशन की जा सकती हैं। तो 3-वे स्टॉप कॉक को यूज़ करते हैं, हम एस्पिरेट करते हैं। वरना फिर जो चेस्ट इंटूबेशन है वो तो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है ही। अगर तो लार्ज नीमोथोरैक्स हो गया और आपको पता है कि 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर हम इंटूबेशन किए करते हैं यूजिंग द अंडर वाटर सील। इसी तरह अगर तो बिल्कुल ही 7 डेज गुजर चुके हैं और एयर लीकेज हो रही है, ठीक है, फिर हम प्लूरोडेसिस करते हैं, स्क्लेरोजिंग एजेंट हम एडमिनिस्टर करते हैं चेस्ट ट्यूब के थ्रू। जो डॉक्सीसाइक्लिन हो सकता है, ब्लियोमाइसिन और टैल्क, उससे क्या होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होता है जिससे जो है ना प्लूराज आपस के अंदर जुड़ जाते हैं
और जो लीकेज है वो नहीं हो पा रही होती। सो अगर तो लेस देन 25% है सो आप ऑब्जर्व करें, अगर तो ग्रेटर देन 30 फिर आप एस्पायरेशन और चेस्ट इंट्यूबेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो प्लूरोडेसिस कैन बी डन, ठीक है। और सर्जरी, ठीक है। सो अगर सर्जरी हम कब करेंगे, तो एक पॉइंट में ख्याल मिस हो गया, प्लूरोडेसिस के अलावा सर्जरी भी कर सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में सर्जरी हम कम करेंगे जब रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स है, कंटिन्यूड एयर लीक हो रही है, डिस्पाइट द यूजेज ऑफ चेस्ट ट्यूब अगर लीक हो रही है और फेलियर टू एक्सपैंड द लंग है, या मैसिव एयर लीक हो गया, बायलैटरल न्यूमोथोरैक्स हो गया, तो लार्ज बोला है तो फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास पार्शियल प्लूरेक्टमी हो सकती है, एपिकल बुलेक्टमी हो सकती है, या पार्शियल प्लूरेक्टमी भी हो सकती है, ठीक है। कंप्लीट पेराइटल प्लूरेक्टमी, एपिकल बुलेक्टमी एंड पार्शियल प्लूरेक्टमी, ठीक है। इसमें सर्जिकल एम्फाइसीमा लिखा हुआ है। सर्जिकल एम्फाइसीमा इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, इट मे बी लोकलाइज और एक्सटेंसिव फ्रॉम आइलेट्स टू स्क्रोटम, और इसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। अगर एक्सटेंसिव एम्फाइसीमा हो जाए तो फिर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन की जा सकती है। अच्छा, एम्पाइमा थोरेसिस या थोरैकिक, तो इसका जो है सिनेरियो एक दफ़ा आया हुआ है, तो मैं आपको सिनेरियो पढ़ के भी दिखा देता हूँ। तो इसे बेसिकली ये जो है ना, एम्पाइमा हम कहते हैं पस अगर आ जाए आपकी, एम्पाइमा थोरैकिक अगर आपके थोरैक्स के अंदर पस आ गई है, सो ये एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है। और एम्पाइमा इज एन इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड एंड डिब्रीस इन द प्लूरल स्पेस, इट रिजल्ट फ्रॉम अनट्रीटेड प्लूरल स्पेस इन्फेक्शन दैट प्रोग्रेसेस फ्रॉम द फ्री प्लूअर फ्लूइड टू कॉम्प्लेक्स कलेक्शन इन द प्लूरल स्पेस। तो प्लूरल फ्लूइड ड्रेन हो रहा होता है प्लूरल स्पेस के अंदर, तो उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चल रहा हो तो इट कैन लीड टू एम्पाइमा फॉर्मेशन। कॉजेज क्या हो सकती है, सबसे जो कॉमन कॉज है दैट इज पैरानिम्यूनिक इफ्यूजन, थोरेसिक ट्रॉमा भी हो सकता है, थोरेसिक सर्जरी भी हो सकती है, लंग एब्सेस रप्चर कर सकती है, और नॉन प्लूरा बेस इन्फेक्शन भी हो सकता है, मीडियास्नाइटिस, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इसोफेजियल टियर, या कोई इंडवेलिंग कैथेटर भी हो सकता है। सो ये तमाम कॉजेज हैं। पैरानिमोनिक ऑफ इफ्यूजन इज़ द मोस्ट कॉमन। सो पैथोफिजियोलॉजी यही है कि सिक्रीशन होती है फ्लूइड प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड की, और वो ड्रेन होती है बाय द सब प्लूरल लिम्फेटिक्स, ठीक। सो जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्लूरल फ्लूइड एक्सीड करता है जो लिम्फेटिक्स ड्रेन कर पाएँ, तो वहाँ पर फ्यूजन जनरेट हो जाती है, ठीक है। और उसके अंदर हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस अक्सर आ जाया करता है और इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह वो कह रहा है कि पैरानिमोनिक इफ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्पाइमा। निमोनिया ट्रिगर्स एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, एंड इन्फ्लेमेशन नियर द प्लूरा इंक्रीजेस परमेबिलिटी ऑफ द मेसोथेलियल सेल्स, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। दिस इज वाई प्लूरा की जो इफ्यूजन्स होती हैं ड्यू टू इन्फेक्शन दे आर रिच इन प्रोटीन। सो बेसिकली यही है, प्लूरा ड्रेन हो रहा होता है, लेकिन किसी इन्फेक्शंस के केसेस के अंदर, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अंदर वहाँ पर एम्पाइमा भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। और इसके 3 स्टेजेस होते हैं, एक्सुडेटिव स्टेज, फाइब्रोप्यूरुलेंट स्टेज, फिब्रिनोप्यूरुलेंट स्टेज, या ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। तो इसके जो तीनों हैं वो इसकी डिफरेंट मैनेजमेंट है। एक्सुडेटिव या इनिशियल जो स्टेज होता है, जो प्रोटीन रिच प्लूरल फ्लूइड होता है वहाँ पर फ्री फ्लोइंग फिर रहा होता है, और उसके अंदर हम ड्रेन कर सकते हैं उसे, और साथ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। जो फिब्रिनोप्यूरुलेंट स्टेज है, इसके अंदर प्यूरुलेंट मतलब डिस्चार्ज होता है या फ्लूइड होता है, विस्कोसिटी ऑफ प्लूरल फ्लूइड इंक्रीजेज, और कोएगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, फ्लूइड थिक हो जाता है, और इसके अंदर हम यूजुअली चेस्ट ट्यूब इंसर्शन किए जाते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के अंदर जो होता है वो लॉक्यूलेशंस फॉर्म कर जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम पे सर्जरी किया जाता है, डीकॉर्टिकेशन की जा सकती है, लोबेक्टमी की जा सकती है, न्यूमेनेक्टमी की जा सकती है। तो ये इस तरह करके होता है। या अब इसका क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि पेशेंट विद स्टैब वुंड प्रेजेंट्स विद रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, और इमीडिएटली थोरैकोटॉमी ट्यूब अब प्लेस की गई थी। अच्छा, इसके बाद रिस्पायरेटरी दोबारा जो है रिमूव कर दी गई थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो दोबारा प्रेजेंट किया, उसे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, हाई ग्रेड फीवर है, एब्सेंट ब्रीदिंग साउंड है विद डल परकशन नोट, विद क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है। सो एक तो हमें उसको पहले पल्मोनरी इन्फेक्शन था, लाइक वो स्टैब वुंड था, और ट्रामा भी था, हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, या फिर पल्मोनरी या बोन इन्फेक्शन के बाद ये हो सकता है। चेस्ट के अंदर पेन हो, टेंडरनेस हो, फीवर हो, डल परकशन नोट हो, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स हो,
तो ये फिर जो है ना एम्पाइमा थोरेसिस हो सकता है, ठीक है, कि मतलब एक दफ़ा पहले बंदा आया और फिर दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस क्या करवा सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया निमोनिया इज़ अ वेरी पैरानम्यूनिक एफिजन हो सकती है, तो ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर ESR स्मेयर करवा सकते हैं, एस्पायरेशन कर सकते हैं उसके अंदर, फिर डायग्नोस्टिक एस्पायरेशन में पस कल्चर करवा सकते हैं, एसिड फास्ट बेसिलस स्टेनिंग करवा सकते हैं, इमेजिंग के अंदर एक्सरे, CT, MRI, ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। ब्लड के अंदर CBC करवा सकते हैं, स्मेयर करवा सकते हैं, डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन के अंदर पस कल्चर AFB स्टेनिंग करवा सकते हैं, इमेजिंग के अंदर चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, CT, MRI करवा सकते हैं। और ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास एक तो इमीडिएट ट्रीटमेंट आती है, उसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स दे सकते हैं, रिपीटेड एस्पायरेशंस कर सकते हैं, इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज कर सकते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कर सकते हैं, रिस्पायरेटरी फिजियोथेरेपी हम कर सकते हैं। और सर्जिकल थेरेपी के अंदर हमने जैसे बात की थी, डीकॉर्टिकेशन कर सकते हैं, या तो हम थोराकोटमी अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं, या वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी कर सकते हैं, इसी तरह लोबेक्टमी कर सकते हैं और न्यूमेक्टमी कर सकते हैं। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि स्टेज वाइज लिखी हुई है ट्रीटमेंट। तो अगर वैसे सिनेरियो आ जाए तो फिर आपको इमीडिएट और सर्जिकल थेरेपी इस तरह हेडिंग्स के अंदर लिखना पड़ेगा। इमीडिएट ट्रीटमेंट में जैसे वैसे होता है एंटीबायोटिक्स, एस्पिरेशन, चेस्ट ट्यूब, फिजियोथेरेपी, और सर्जिकल थेरेपी हमारे पास डीकॉर्टिकेशन, न्यूमेक्टमी और लोबेक्टमी होती है। इसके बाद एम्पाइमा नेसिटेंट्स है, सही है। अगर तो कम्युनिकेशन हो सबक्यूटेनियस टिश्यू की, पस इन द प्लूरल स्पेस। इसी तरह के लंग एब्सेस लिखा हुआ है, लंग एब्सेस इज डिफाइंड एज नेक्रोसिस ऑफ पल्मोनरी टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्री एंड फ्लूइड कॉज्ड बाय माइक्रोबियल इंफेक्शन। और इस फाइंडिंग जो होती है प्लेन चेस्ट एक्सरे पे नज़र आती है, थिक वॉल्ड कैविटी विद एयर फ्लूइड लेवल, और इसके अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं या फिर परक्यूटेनियस ड्रेनेज भी की जा सकती है, और CT गाइडेड ड्रेनेज इज़ द बेस्ट थिंग। इस तरह साइक्लोथोरेक्स है। सो काइल, इसके अंदर ये होता है कि साइक्लोथोरिक रिप्रेजेंट काइल इन द प्लूरल, जैसे सिस्टर्ना काइली होता है ना, तो काइल रिप्रेजेंट्स lymphatic fluid enriched with fat and its digestive products absorbed by the intestinal epithelium. See, or abundant presence of chylomicron in the pleural fluid aspirate is diagnostic of chylothorax. तो अगर lymphatic fluid enriched with fat आ जाए तो इसको हम कहते हैं chylothorax। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ने, इसका कुछ इस तरह सिनेरियो तो नहीं आया हुआ। आगे ट्यूब थोराकोस्टमी है या चेस्ट इंटुबेशन, हम इसे बात कर चुके हैं पहले। स्टेप्स मैंने आपको थोरेसिक ट्रॉमा वाले चैप्टर में कराए थे, सेम स्टेप्स ही हैं। आपने एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है, आपने 5th इंटरकॉस्टल मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर 1.5 to 2 सेंटीमीटर का इंसिजन देना है। आपने चेस्ट ट्यूब को एक जगह से क्लैम्प करके अंडर वाटर सील में डालना है, दूसरी साइड आपने अंडर एंटर कर देनी है, उसको सुपीरियरली एपिकल लेवल के ऊपर लेके जाना है, और आपने फ्लूइड लेवल चेक करते रहना है कि उसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने उसको फिर सुचर कर देना है नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर से, मतलब जो इसी तरह फिर आपने चेस्ट एक्सरे, ब्रीदिंग साउंड से नहीं है दोनों तरफ, आपने उसको चेस्ट एक्सरे करवाना है ताकि आपको पता लगे सही पोजीशन है और जो न्यूमोथोरेक्स है उसका क्या लेवल चल रहा है, सही है। और फिर आपने इसको रिमूव कर देना होता है। इंडिकेशंस के अंदर न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर, रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स के अंदर, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के अंदर हम कर सकते हैं, मलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन के अंदर कर सकते हैं, हीमोथोरेक्स के अंदर कर सकते हैं, हीमोनीमोथोरेक्स के अंदर कर सकते हैं, एम्पाइमा के अंदर हो सकती है, पैरानिम्यूनिक प्लूरल एफ्यूजन के अंदर हम कर सकते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव फॉर एग्जांपल थोराकोस्टमी या ईसोफेजेक्टमी या कार्डिक सर्जरी के अंदर भी हम कर सकते हैं। तो ये इसकी हैं। इसी तरह कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कोई ब्लीडिंग हो सकती है, लोकल हीमोथोरेक्स हो सकता है, हीमोपेरिटोनियम हो सकता है, कोई ऑर्गन पेनिट्रेशन हो सकती है, इसी तरह ट्यूब डिसलॉजमेंट हो सकती है, कोई आप न्यूरोवास्कुलर बंडल है उसको आप डैमेज कर सकते हैं, एम्पाइमा हो सकता है, रिटेन नीमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स हो सकते हैं। आपने इसको रिमूव कब करना होता है कि जब ब्रेथलेसनेस ख़त्म हो गई हो, ठीक है, जब बबलिंग सीज हो गई हो अंडर वाटर सील के अंदर, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, सही है। और हीमोथोरेक्स के अंदर हम कब चेंज करते हैं, जब जो ड्रेनिंग फ्लूइड आ रहा है ना वो ब्लड टू सीरस हो जाए, और या उसकी क्वांटिटी 200 ml ड्यूरिंग 25 से कम हो जाए, ठीक है। बाकी उसने सर्वाइकल रिब का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सर्वाइकल रिब रिप्रेजेंट्स एक्सेसरी और सप्लीमेंट्री रिब, और इसको हम नेक रिब भी कहते हैं, और ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर होती है। और प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस ये कॉज करवा रही होती है। और आगे सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम है,
तो इसके अंदर यही कुछ ही है। आगे हमारा कार्डियक सर्जरी का चैप्टर है, ब्लड सप्लाई। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कार्डियक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ CAD, और इसके अंदर हमारे पास CABG होता है। इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसके अंदर से ये आपने चैप्टर करना है। इसके बाद वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ हैं और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर हम बस सेलेक्ट ही करेंगे, लेकिन ये कार्डियक सर्जरी वाला जो आपने चैप्टर है ये आपने लाजमी करना है। ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। मैं पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ कराता जाऊँगा। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हार्ट डिवाइड कर अपना जो ब्लड है वो राइट और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज से लेता होता है, जो कि ब्रांचेस हैं एओर्टा की, सही है। सो हमारे पास जो एओर्टिक रूट होता है उसके अंदर 3 नेचुरल डायलिटेशंस होती हैं और इनको हम एओर्टिक साइनस कहते हैं। 2 ऑफ दी साइनस गिव राइज टू राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है इसका कैलिबर ज़्यादा होता है, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ये डिवाइड होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी, जिसे हम LAD भी कहते हैं, और ये मोस्ट लाइकली जो एंटीरियर MIs होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व भी होती है। सो जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ये LAD के अंदर डिवाइड होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर डिवाइड होती है। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर CAD रिजल्ट फ्रॉम प्रोग्रेसिव ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज बाय द एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़। रिस्क फैक्टर्स की बात करें, आपको पता है जेंडर अप टू 45 मेल्स के अंदर कॉमन है, एज मतलब एज 45 से ज़्यादा हो मेल्स के अंदर कॉमन है, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सिगरेट, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, ये तमाम इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एंजाइना हो सकता है, MI हो सकता है, हार्ट फेलियर। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे, ये आपका SCQ आया करता है। ECG आपको पता है, कार्डियक एंजाइम, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं, CT एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी जिसे हम कहते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। इसी तरह थैलियम स्कैन करवा सकते हैं। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी आपकी जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। पेट स्कैन करवा सकते हैं। तो अगर नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव में भी कर सकते हैं। नॉन इन्वेसिव के अंदर आपकी ECG आ जाती है, कार्डियक एंजाइम्स आ जाते हैं, इकोकार्डियोग्राफी आ सकती है, कार्डियक MRI आ जाता है, पेट स्कैन आ जाता है, CT आ जाता है। इन्वेसिव के अंदर कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास एंजियोग्राफी आ जाती होती है। तो इसके अंदर एंजियोग्राफी इन्वेसिव टेक्निक है जिसके अंदर कैथेटर हम पास करते हैं हार्ट के अंदर थ्रू द फेमरल और द रेडियल आर्टरी, और ये डाई इंजेक्ट कर देते हैं, उन्हें पता लग जाता है कहाँ पर जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगर हम कैड के लिए हम ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग्स में एंटी प्लेटलेट यूज़ करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स। अब मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, तो हमारे पास 2 सर्जिकल मेन जो है ना इसके हैं। मेडिकल तो मैंने आपको अभी बताई है। तो इसके अंदर एक तो हम परक्यूटेनियस ट्रांस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करते होते हैं और एक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कैबेज जिसे हम कहते हैं ना। तो ये हम 2 चीज़ें किया करते हैं। स्टेंट का तो मैंने आपको बता दिया, ये एंजियोप्लास्टी जो होती है। इसी तरह हम जो है ना स्टेंट डाल देते होते हैं। एंजियोग्राफी जिसमें करते हैं ना तो इसकी तरह प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन हम एक स्टेंट भी अंदर जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है प्लेस कर देते हैं। इसी तरह कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, अ ग्राफ्ट इज एनास्टोमोस टू द कोरोनरी आर्टरी डिस्टल टू द स्टेनोसिस। इसके अंदर हमारे पास बहुत सी टेक्निक आ जाती हैं। ट्रेडिशनल कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट आता है, ऑफ पम्प कोरोनरी आर्टरी बाईपास आता है, इसी तरह मिनिमल इन्वेसिव डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास आता है, रोबोटिक और टोटल एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास होता है। इंडिकेशन और CABG ये SCQ आता होता है। तो ये आप देख लीजिए, जब तक ग्रेटर देन 50% ऑफ लेफ्ट मीन स्टेम, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इसी तरह ग्रेटर देन 78% ऑफ स्टेनोसिस ऑफ प्रॉक्सिमल लेफ्ट एंटीरियर इंटरवेस्कुलर आर्टरी, ठीक है। इसी तरह ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, लाइक ऑल 3 मेन कोरोनरी आर्टरी है वो अगर ब्लॉकेज हो जाए या 2 आउट ऑफ 3 हो जाए तो हम कहते हैं कि इसके अंदर भी आप CABG कर सकते हैं। इसी तरह पुअर वेंट्रिकुलर फंक्शन एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसी तरह अगर परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी फेल हो गई है तो फिर भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ग्रेटर देन 50% स्टेनोसिस ऑफ लेफ्ट मेन स्टेम, ग्रेटर देन से 78% ऑफ स्टेनोसिस ऑफ प्रॉक्सिमल लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी। इसी तरह अगर आपकी ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, पुअर वेंट्रिकुलर फंक्शन है, इसी तरह फेलियर ऑफ परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है, तो ये भी आपके पास इंडिकेशन होती है।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, किस कंडीशन के अंदर आपने नहीं करना। अगर तो डिजीज़ आर्टरीज जो है वो स्मॉल हैं, डिफ्यूज डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, एक्यूट एमआई के अंदर हम नहीं करते होते, या फिर जो मॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं आफ्टर रिससिटेशन उनके अंदर भी नहीं करते होते। लाइक आपने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना कि अगर कोई छोटी सी वेसल ब्लॉक हुई है और आप पूरा दिल खोल के बैठ जाए, सही है, तो आपने ऐसा नहीं करना। यू हैव टू वे द रिस्क फैक्टर्स। सो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो ट्रेडिशनल कोरोनरी आर्टरी बाईपास का होता है। तो अब हम इसके ग्राफ्ट लेते हैं कहाँ से? वेनस ग्राफ हम सेफेनस वेन से लेते हैं, सेफेलिक या फिर शॉर्ट सेफेनस वेन से भी लिया जा सकता है। आर्टीरियल ग्राफ जो होता है वो ऑन दी अदर हैंड हम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के लिए लेते हैं। और फॉर एग्जांपल लेफ्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी अगर जो है ना उसके लिए ग्राफ ले रहे हो तो इंटरनल थोरेसिक इज़ द मेन चॉइस। इसी तरह इंटरनल मेमोरी आर्टरी से भी हम ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्डियो पल्मोनरी बाईपास, ये भी इसका सवाल आता होता है कि आप बताएं कि ये आप जो सीपीबी है ये आप कैसे इस्टेब्लिश करते होते हैं। मैं आपको इसका, हाँ जी, उन्होंने पूछा हुआ डिस्क्राइब कार्डियो पल्मोनरी बाईपास। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि हम जो अपना राइट एट्रियम है उसको मशीन से कनेक्ट करते हैं और जो हमारे पास असेंडिंग एओर्टा होती है उसको मशीन से कनेक्ट करते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लड ड्रॉ करते हैं राइट एट्रियम से, वो एक ऑक्सीजनेटर मशीन होती है, उसे पास करता है और फिर वो असेंडिंग एओर्टा के अंदर ब्लड पंप कर देता है। इस तरह हम अपने जो हार्ट और लंग्स को बाईपास कर देते हैं, ठीक है, और हार्ट के ऊपर हम पैरालाइज कर देते हैं कार्डियोप्लेजिक सोल्यूशन से और सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास। अच्छा, इसके बाद उसने आगे स्टेप्स हैं। स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं, आर्टीरियल कैनुला पास करते हैं सेंडिंग एओर्टा के अंदर और एओर्टा को क्रॉस क्लैम्प कर देते हैं। इसी तरह एक वेनस कैनुला है वो इंसर्ट कर देते हैं राइट एट्रियम के अंदर, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब उसे वहाँ से विड्रॉ करता है, ठीक है। सो ये इसके स्टेप्स यही होते हैं कि वीनस कैनुला आपने लगा देना राइट एट्रियम के, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से कनेक्ट करेगा और ऑक्सीजनेटर जो मशीन है उसमें भेजेगा, और एक आर्टीरियल कैनुला लगा देंगे जो कि असेंडिंग एओर्टा के अंदर होगा और उसको हम क्रॉस क्लैम्प कर देंगे प्रॉक्सिमल टू द इंसर्शन ऑफ कैनुला, ताकि वो रिगर्गिटेशन ना हो और जो मशीन पंप करेगी वो आगे बॉडी के अंदर पंप हो। सो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो जब हम हार्ट को बाहर निकालते हैं तो कैसे सस्टेन करता है, तो हम कार्डियोप्लेजिक एक अरेस्ट या कार्डियोप्लेजिक सोल्यूशंस को यूज़ करते हुए एक आर्टिफिशियल कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सो ये कार्डियोप्लेजिक जो सोल्यूशंस होते हैं ये हाइपरकलेमिक सोल्यूशंस होते हैं, इनको हम कोरोनरी आर्टरीज के अंदर डालते हैं और जो हाई पोटेशियम सोल्यूशन होता है ये अरेस्ट कर देता है हार्ट को इन द डायस्टली बाय द डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, और स्टैटिक हार्ट हमें सर्जरी अलाउ करता है। इसी तरह हाइपोथर्मिया रिड्यूसेस द बीएमआर, और हम कोल्ड आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड यूज़ करते हैं और जो मेटाबॉलिक इसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे वो रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह जो हम नॉर्मल सेलिन यूज़ करते हैं ना इरिगेशन के लिए, वो भी ठंडा होता है। तो हाइपोथर्मिया जब भी होता है तो बीएमआर कम होता है, तो इस तरह भी हम इसको सर्वाइव करवाते हैं। इसी तरह इंटरमिटेंट क्रॉस क्लैम्प फिब्रिलेशन होती है। सो हम जो है ना 10 to 20 मिनट्स के बाद हार्ट को ना एक जो क्लैम्पिंग हमने की होती है उसको हम हटा देते हैं और उसको बीट करने देते होते हैं, सही है। सो इसके अंदर इस जो है ना टेक्निक के अंदर कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशंस को हम यूज़ नहीं करते, हम वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को यूज़ करते होते हैं और थोड़ी देर बाद हम उसको एक आधा ब्लीड दे देते हैं ताकि वो ठीक रहे। इसी तरह हमारे पास आगे हमारे पास टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट है। इसी तरह एनास्टोमोसिस है, डिसकंटिन्यूएशन करने के लिए उसने सारा बताया हुआ है, क्लैम्पिंग कैसे आपने करनी है, सही है। और जब आपने इसको रिमूव करना है तो मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज एसिडोसिस वगैरह आपने ठीक करना है, हेपराइजेशन करनी है। और समटाइम्स स्पॉन्टेनियसली शुरू हो जाती है, समटाइम्स आपको डायरेक्ट करंट देना पड़ता है, आप क्लोजर कर दे। तो ये आप भी देख लें, पढ़ना है तो पढ़ लें, बट जो बेसिक इसकी चीज़ है ना वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूँ। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीपीबी आया हुआ है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की आप कॉम्प्लिकेशंस बताएं, आप खुद ही आप देखें। ऑक्सीजनेटर की फेलियर हो सकता है, ट्यूबिंग रप्चर हो सकता है,
एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, कोएगुलोपैथी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई 10 कॉम्प्लिकेशन बताएं आप इसकी। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकता है, पल्मोनरी डिसफंक्शन हो सकता है, रेनल इम्पेयरमेंट हो सकती है। तो ये तमाम इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे उसने ऑफ पम्प कोरोनरी आर्टरी सर्जरी ऑफ कैब इसका जिक्र किया हुआ है। इसके अंदर एक मशीन हम यूज़ करते हैं ऑक्टोपस, वो एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर आपने ग्राफ्ट अप्लाई करना होता है ना, उसको वो जो है ना जो है वो रेस्ट करवा देती है, या फिर उसको क्या कहते हैं, अरेस्ट करवा देती है उस एरिया को। बाकी आपका जो हार्ट है वो बीट करता रहता है, तो इसको हम बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं, ऑफ पम्प कोरोनरी आर्टरी सर्जरी को। अच्छा, आगे उसके कॉम्प्लिकेशंस है CABG के, तो उसके अंदर हमारे पास ब्लीडिंग आ सकती है, एरिथमियाज आ सकते हैं, पोर कार्डिक आउटपुट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, वुंड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और आप इसके अंदर CPB की कॉम्प्लिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ऑक्सीजनेटर फेलियर, ट्यूबिंग रप्चर, सियर्स, कोएगुलोपैथी, मायोकार्डियल डिप्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे हमारे पास वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, ये बेसिकली अब आपका मेडिसिन का टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर आपसे किसी भी कंडीशन की वो सर्जरी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोस्थेटिक वैल्व्स हैं। सो हमारे पास मैकेनिकल वैल्व्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वैल्व्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल जो होते हैं वो ऑटोग्राफ्टिंग हो सकती है और हेट्रोग्राफ्ट हो सकती है। इसी तरह मैकेनिकल वैल्व्स के अंदर बॉल एंड केज वैल्व होता है, टिल्टिंग डिस्क वैल्व होता है, बायोलीफलेट वैल्व होता है, सही है। इसी तरह माइट्रल स्टेनोसिस, अब आपके पास जो बेसिक वैल्वुलर डिजीज़ है, माइट्रल स्टेनोसिस का क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी सर्जिकल आपने ट्रीटमेंट बतानी है। तो आप जितने भी वैल्व्स हैं उनका या तो रिप्लेस कर सकते हैं, या आप उनको वैल्वुलॉटमी कर सकते हैं, या आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ है। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर हमारे पास अब क्लोज माइट्रल वैल्वुलॉटमी होती है, सही है। ओपन माइट्रल वैल्वुलॉटमी होती है, ये बलून माइट्रल वैल्वोप्लास्टी होती है, ठीक है। और इसी तरह माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्लोज या ओपन माइट्रल वैल्वुलॉटमी, वैल्व्यूलोप्लास्टी और माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट, ये आपके पास जो है ना इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सो इसके बाद हमारे पास इसने इंडिकेशंस दी हुई हैं माइट्रल स्टेनोसिस के, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। So, pulmonary artery systolic pressure greater than 50 mm, recurrent embolic events, recurrent onset atrial fibrillation, but basic इसकी बात जो पेपर्स के अंदर आई हुई है वो यही है। इसी तरह MR है, regurgitation हो रही है, दैट इज़ रिलेटेड विद, आपको पता है, रिमेटिक हार्ट डिजीज़। और इसके अंदर आप सर्जिकल ऑप्शंस, आप माइट्रल वैल्व को रिपेयर कर सकते हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेसमेंट ऑफ माइट्रल वैल्व विद प्रिजर्वेशन ऑफ माइट्रल apparatus एंड विदाउट द प्रिजर्वेशन, ये आपके पास दो तरीके हैं, रिप्लेस कर लें या फिर आप रिपेयर कर लें। इसी तरह एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ एओर्टिक वैल्व हो सकती है, या फिर एओर्टिक वैल्वुलॉटमी कर सकते होते हैं। इसी तरह एओर्टिक रिगर्गिटेशन है, तो इसके अंदर भी आप यही करेंगे, आप वैल्व्स जो हैं वो रिप्लेस कर देते होते हैं। तो बेसिक इसके अंदर और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं, तो इसके अंदर जो हमारे पास बेसिक जो याद करने वाली चीज़ है वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है। तो आपको पता है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, और इसके अंदर 4 इसके फीचर्स होते हैं। तो एक दफ़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंट्राकार्डिक जो लीजन्स होती हैं उनका बताएं। तो हमारे पास एक तो VSD होता है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, ओवरराइडिंग एओर्टा होता है, और पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। मैं इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि आप ये मेडिसिन के अंदर आपने डिटेल के अंदर पढ़नी है। सर्जरी में बस आप इतना याद रखें कि आपने करना क्या है। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या है, साइनोसिस, डिस्निया, ऑस्कल्टेशन वगैरह। इन्वेस्टिगेशंस का ऐसे क्यों आया हुआ है कि आप इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे, तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में आप इको करवा सकते हैं, और कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है वो करवा सकते हैं। और आपको याद होगा कि एक्सरे के ऊपर हमें बूट शेप हार्ट मिलता होता है, तो आप ये याद रख लें, ये लिख भी लें। तो इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी क्या हो सकती है, अगर जो साइनोसिस सवेयर हो गया है, हाइपर साइनोटिक स्पेल्स आ रहे हैं, डिस्निया ऑन एफर्ट है, सिनकपी हो सकती है, पॉलीसाइथीमिया है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये आप कर सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस के अंदर आप टोटल करेक्शन कर सकते हैं, और VSD को हम क्लोज कर दिए कहते हैं। पैलिएटिव जो है ना वो भी आ सकता है इसके अंदर। सो इसके अंदर हम शंटिंग कर सकते होते हैं। आपको याद होगा ब्लेलॉक टॉसिग एक शंट हम क्रिएट करते होते थे। सो उसके अंदर सबक्लेवियन टू पल्मोनरी आर्टरी शंट होता है, तो ये याद रखिएगा, ब्लेलॉक टॉसिग शंट इन केस ऑफ टॉफ। मैं बाकी आपको देख के बताता हूँ, इसके अंदर कोई और चीज़ तो नहीं है।
पर इनके अंदर वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ में से एक माइटल स्टेनोसिस उसने पूछा हुआ है, और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में से आपने ये उसने एक तो लीजन्स के नाम पूछे हुए आपको पता है 4, और उसने कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ने आपको बता दी हैं। टोटल करेक्शन हम करते होते हैं पैलेटिव प्रोसीजर। टोटल करेक्शन के अंदर मीडियल स्टेनोटमी करते होते हैं, और यूजिंग कार्डियोपल्मोनरी बाईपास VSD को हम क्लोज कर देते हैं, और राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो को हम वाइडन कर देते होते हैं। पैलिएटिव केयर के अंदर हम वो डाइवर्जन करते होते हैं, मैंने आपको बताया कि शंटिंग कर देते होते हैं। बाकी आगे TGA है, PDA है, वैसे आप उसके अंदर पढ़ भी रहेंगे वैसे बेसिकली। और VSD है, VSD के अंदर भी हम डेक्रॉन पैच से क्लोजर कर देते होते हैं। तो और जो पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस है, इसके अंदर आपको याद होगा कि हम इंडोमेथासिन लगाते होते हैं तो उससे डक्ट्स क्लोज हो जाती हैं। और फिर अगर सर्जिकल क्लोजर करना होता है तो फिर हम वो लेफ़्ट थोरैकोटमी के थ्रू करते होते हैं, क्योंकि 6 मंथ से पहले ये हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, या इंडोमेथासिन वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ हमें फिर लेफ़्ट थोरैकोटमी करते हैं, डक्ट्स को लाइगेट करते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। सो ये हमारा जो है ना हो जाता है, जो हमने चीज़ें करनी है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। और साथ हमने वो इससे पिछले वाला चैप्टर देख लिया था, और बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट से है ना वो इतना ही है। अब कुछ ना एक्स्ट्रा सवाल आए हैं, वो मैं आपको पास पेपर से ही करवा देता हूँ। तो हम बेसिकली हमने स्टार्ट किया था थोरेसिक ट्रॉमा से, फिर हमने ये लंग कैंसर वाला चैप्टर कर लिया, फिर वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ वाला कर लिया, CAD वाला कर लिया, और ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वाला। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं लाइक अब उसने ब्लड वेसल्स के रिलेटेड किए हुए हैं। अब ये बेसिकली जनरल सर्जरी में लिखे हुए हैं, लाइक एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, गैंग्रीन है, सही है, वेनस अल्सर्स है। तो ये मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ, तो ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो और आप इसको अटेम्प्ट कर लें। एक सवाल आया हुआ है कि डायबिटिक फीमेल है, पेशेंट है, और उसको रेफ़र किया गया सर्जरी डिपार्टमेंट में आफ्टर एक्यूट अटैक ऑफ MI अलॉन्ग विद एट्रियल फिब्रिलेशन, सही है। 4 आवर्स लेटर शी कंप्लेन्स ऑफ सेवियर पेन इन राइट काफ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स वाला चैप्टर भी मैंने ही पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिम्ब इस्कीमिया में आपको हिस्ट्री ऑफ MI हो और एट्रियल फिब्रिलेशन हो, तो ये एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होता है। और इसके अंदर हमने 6 P's पढ़े थे, अगर आपको याद हो, पेन, पैरालिसिस, पैलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीजियाज एंड पाइकिलोथर्मिया, हाइपोथर्मिया, इस तरह का कुछ था। हमारे पास पेन, पैलर होते हैं। हमारे पास क्या डायग्नोसिस बनेगा? एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया ड्यू टू एम्बोलिक आर्टरी ओक्लूजन। वट अदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन विल यू परफॉर्म, तो वो आपने इसके अंदर वो लिखने हैं, पेन, पैरालिसिस, पैलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीजिया। और हमने लिखा हुआ है व्हेन एंड व्हाट विल यू ट्रीटमेंट, व्हाट विल बी योर ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट। वैन का ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, इसके अंदर हमने इमरजेंसी करना है। और ट्रीटमेंट के अंदर आप देख लें, सबसे पहले तो आपने पेन रिलीफ करना है, ठीक है। रिलीफ ऑफ पेन करनी होती है, और हमने क्योंकि एक एम्बॉलिक कंडीशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ हेपरिन करना होता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर ही, क्योंकि एक मैंने जैसे बताया कि ये एम्बॉलिक कंडीशन है तो एम्बोलेक्टमी करते होते हैं, एंडोवैस्कुलर थेरेपी करते होते हैं, सही है। एंडोवैस्कुलर थेरेपी के अंदर हम TPA वगैरह और थ्रोम्बोलाइसिस करते होते हैं। परक्यूटेनियस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एक्सेलरेटेड थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते होते हैं। और जो इसकी बेसिक कंडीशंस है लाइक MI है, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन है, तो वो उसको आपने ठीक करना है। इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? इमीडिएट रिलीफ ऑफ पेन, एनाल्जेसिक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। 5000 यूनिट्स ऑफ हेपरिन IV। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में एम्बोलेक्टमी, और एंडोवेस्कुलर थेरेपी के अंदर इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइसिस, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, TPA। परक्यूटेनियस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हो सकती है, और अल्ट्रासाउंड एक्सेलरेटेड थ्रोम्बोलाइसिस हो सकता है। और इसके साथ साथ एसोसिएटेड हार्ट कंडीशंस को आपने देखना होता है। इसी तरह एक और है, MI का पेशेंट है, एक्यूट पेन इन राइट लोअर लिम्ब हो रहा है, अनएबल टू मूव, आप बताएं क्या हो सकता है उसे। एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है। क्लिनिकल फीचर्स पूछ रहे हैं, इमरजेंसी आपने ऑप्शंस क्या देना है। ये है। अच्छा, और इसने एक और सवाल पूछा है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गैंग्रीन प्रेजेंटिंग विद एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। इसके अंदर ड्राई गैंग्रीन बन सकती है, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं है कि वेट गैंग्रीन डेवलप करे, तो इस्कीमिया की वजह से ड्राई गैंग्रीन बन सकती है। इसी तरह कोर है, एक्यूट अटैक ऑफ MI है और साथ एट्रियल फिब्रिलेशन है, और अब उससे पेन है, तो सेम वही डायग्नोसिस एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होगा। इसी तरह क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया है। इसके अंदर आपको याद होगा कि काफ़ी चीज़ें थी। एक तो क्रॉनिक या क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होता था,
एक इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती थी। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में ये होता था कि जब पेशेंट चलता था तो शुरू में दर्द नहीं होती, लेकिन जब कुछ स्टेप्स उठा लेता है तो फिर उसे दर्द शुरू हो जाती है, और जब वो रेस्ट करता है तो ठीक हो जाती है। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में ये होता था कि रेस्ट के ऊपर भी पेन होती थी और रात को बहुत ज़्यादा हो जाती थी और पेशेंट को अपनी टांगें लटकानी पड़ती थी और अल्सर और गैंग्रीन बन सकती थी। और आर्टीरियल जो पल्सेशन होती थी वो एब्सेंट होती थी। ब्रूई हमें जो थी वो सुनाई दे सकती थी और स्लो कैपिलरी रीफिलिंग थी। सो अभी इसका ये सिनेरियो है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, कंप्लेन्स ऑफ पेन इन काफ ऑन वॉकिंग विच इज़ रिलीव्ड ऑन रेस्टिंग। सही है। सो ही प्रेजेंट्स विद ग्रेजुअल ब्लैकनिंग ऑफ फोर्थ और फिफ्थ टोज ऑफ व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। सो ये हम क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया इसको लेबल करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फिर गैंग्रीन भी है, तो हम इसको जस्टिफाई ऐसे ही करेंगे। ग्रेजुअल ब्लैकनिंग ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टोज ऑफ राइट फुट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ गैंग्रीन। तो जब गैंग्रीन डेवलप हो जाती है फिर हम इसको क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया या क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया कहते हैं। वैसे तो उसकी जो सिम्टम्स है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वाले हो सकते थे, लेकिन चूंकि अब वो साथ ब्लैकनिंग हो रही है तो फिर हम इसको क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया कहेंगे। अच्छा, इसे वो पूछ रहा है कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करेंगे या डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करेंगे। तो जर्नल इन्वेस्टिगेशंस CBC RFTs वगैरह करा सकते हैं, PFTs, ECG, इकोकार्डियोग्राफी। जो स्पेशल इसकी इन्वेस्टिगेशंस आपको याद होगा, ड्यूप्लेक्स स्कैन करवाते होते थे, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते होते थे, डिजिटल सब्सट्रैक्शन परक्यूटेनियस एंजियोग्राफी और CT एंजियोग्राफी करवाते होते थे। और उसने पूछा कि लोकेशन क्या होगी। तो लोकेशन मेनली आपको याद होगा, मोस्ट कॉमन पॉपुलिटी फेमरल जंक्शन, जो फेमरो पॉपुलिटी ऑब्स्ट्रक्शन होती थी ना, वहाँ पर होती थी। और सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरीज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होती है। सो इसके अंदर आपके पास मैनेजमेंट प्लान उसने पूछा हुआ है। तो एक तो आपने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर आपने अवॉइड करने होते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक। वो तमाम जो रिस्क फैक्टर्स के लिए हम ये थेरेपी देते हैं। हमारे पास एंडोस्कोपिक थेरेपी के अंदर ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग आती होती है अगर तो शॉर्ट सेगमेंट डिजीज़ है। और अगर सर्जिकल थेरेपी की हम बात करें तो एंड आर्टरेक्टमी कर सकते हैं, बाईपास प्रोसीजर्स कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास फेमरोपेप्लेटियल बाईपास ग्राफ्ट आता है, प्रोफंडोप्लास्टी आती है, इलियोफेमरल बाईपास, एओटोफेमरल बाईपास। ये आपको याद होगा, आपने उसके अंदर पढ़ा था। हमारे पास 2 बेसिक सर्जिकल थेरेपीज होती है कि एंडोरेक्टमी करते होते हैं, मतलब आप खोल के जो है ना कोई एम्बुलेंस वगैरह है तो उसको निकाल देते हैं, या फिर बाईपास करते होते हैं। तो वो फेमरल को फेमरल से जोड़ सकते हैं, एओटा को फेमरल से जोड़ सकते हैं, इलियस जो हमारे इलियक वेसल्स होती हैं उनको फेमरल के साथ बाईपास बना सकते हैं। सो उसको हम बाईपास कर देते होते हैं। तो ये हमारे पास मेन सर्जिकल होती है और आपको फार्माकोलॉजिकल मैंने बता दिया। अच्छा, उसके बाद सिनेरियो है, पेन है बंदे को राइट काफ में आफ्टर वॉकिंग का डिस्टेंस और पेन सेटल्स आफ्टर रेस्टिंग। हाइपरटेंसिव स्मोकर है तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगी। और प्रोबेबल कॉज क्या है, फेमरोपोप्लेटियल ऑब्स्ट्रक्शन। सही है। और उसने ना ये आपने दिया हुआ है कि फेमरल पल्सेस नॉर्मल हैं ऑन पैल्पेशन बट हिज राइट पॉप्लिटियल, टिबियल एंड डॉर्सैलिस पल्सेस आर ऑब्स्ट्रक्शन। आपको याद होगा कि जो फेमरोपोप्लेटियल ऑब्स्ट्रक्शन में मोस्ट कॉमन होती है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूनिलैटरल क्लॉडिकेशन इन द काफ एंड फेमरल पल्स पैल्पेबल विद एब्सेंट यूनिलैटरल डिस्टेंट पल्सेस। सही है। सो फेमरोपोप्लेटियल के अंदर यूनिलैटरल क्लॉडिकेशन होती है। सो जो आपके पास दोनों मतलब साइड्स की जो फेमरल पल्सेस होंगी वो नॉर्मल होंगी, लेकिन जो यूनिलैटरल है मतलब जो एक साइड का जो जंक्शन है ना, उसके नीचे जितनी भी पल्सेस होंगी वो एब्सेंट होंगी। अच्छा, इसी तरह इन्वेस्टिगेशन हैं उसके आपने बता दी हैं, ड्यूप्लेक्स डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, CT एंजियोग्राफी, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। जनरल इन्वेस्टिगेशन में CBC, PFTs, ECG वगैरह करा सकते हैं। आगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। सो इसके अंदर टाइटनेस होती है मसल के अंदर। और इस सिनेरियो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, कास्ट लगाई रखा है बंदे ने, तो अब सवेयर पेन है, नमनेस है, ब्लू डिस्कलराइजेशन है, तो क्या है, तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा।
इमरजेंसी मैयर क्या करते होते हैं, तो असल में इमरजेंसी अंदर जो इसकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट होती है वो हम फेशियोटमी करते होते हैं। बाकी हम जनरल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देंगे, कैथेटराइजेशन करेंगे, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, मैनिटोल, ठीक है, और फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जनरल मैनेजमेंट होती है, और जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो तो आपने फेशियोटमी ही करनी है। बाकी पेशेंट को एक सवेयर पेन इन काफ है आफ्टर आरटीए और लिम्ब ट्रैप रहा है, तो क्या डायग्नोसिस होगी? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराएंगे? क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है बेसिकली, और सीरियल कंपार्टमेंट प्रेशर मेजरमेंट्स कर सकते हैं, रूटीन टेस्ट कर सकते हैं आप। व्हाट साइन सिग्निफाइज अ लेट प्रेजेंटेशन? अगर पैरालिसिस हो गया है, पैरासीजिया हो गया, पैलर हो गया है, पल्सनेसनेस हो गया, ये लेट साइन, जो आप 6 पीस थे ना वो याद रख सकते हैं। इसी तरह सवेयर ब्लंट ट्रॉमा था, अब दोनों जो काफ हैं या उस राइट काफ है वो स्वोलन है, टेंडर है, बताएं क्या डायग्नोसिस है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। पैथोफिजियोलॉजी पूछी हुई है। होता क्या है कि टिश्यू प्रेशर जो है ना वो रेज कर जाता है, और माइक्रो परफ्यूजन जो रिड्यूस हो जाती है, सेलुलर एनॉक्सिया हो जाता है, और टिश्यू इस्कीमिया और इरिवर्सिबल मसल डैमेज। एक्चुअली जो मसल्स होते हैं उनके गिर्द जो मेम्ब्रेन्स होती हैं या कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, आपको याद होगा। जब टिश्यू इंजरी होती है तो परफोरेशन, जो प्रेशर है वो रेज करता है, तो अब जगह मिल नहीं रही होती, तो उस वजह से फिर जो है ना इस्कीमिया डेवलप हो जाता है उधर, उस वजह से पेन हो रही होती है। टिश्यू प्रेशर जब इंक्रीज़ करेगा तो माइक्रो परफ्यूजन रिड्यूस हो जाएगी, सेलुलर एनॉक्सिया होगा, टिश्यू इस्कीमिया हो जाएगा, और इरिवर्सिबल मसल डैमेज हो जाएगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको पता ही है, इमीडिएट डिकम्प्रेशन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल फेशियोटमी से। आगे गैंग्रीन का उसने पूछा हुआ है, टाइप्स क्या होती हैं? वेट गैंग्रीन होती है, ड्राई गैंग्रीन होती है, गैस गैंग्रीन होती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करते होते हैं? तो हम इसको सीबीसी करवाया करते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ब्लड ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल देखा करते हैं, क्योंकि गैंग्रीन ज़्यादातर डायबिटिक्स के अंदर होती है, सही है, और लिपिड प्रोफाइल करवा लेनी है। ब्लड एग्जामिनेशन में सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज, कल्चर सेंसिटिविटी करवा सकते हैं अगर वहाँ पर कोई सिक्रीशन मौजूद हैं, और डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स, मॉर्फिन लगाते होते हैं, एग्रेसिव फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, और सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं, रेडिकल, सही है, और इसी तरह पैलिएटिव जो होती है। तो ये आपने देखा होगा डायबिटिक्स के अंदर अक्सर जो है एम्पुटेशन होती है, तो उस जगह पर एंटीबायोटिक्स, मॉर्फिन वगैरह, एनाल्जेसिक्स, फ्लूइड रिससिटेशन, रेडिकल सर्जिकल एक्सीजन, और पैलिएटिव केयर। आगे अर्टिक डिसेक्शन वगैरह हो गया। तो आगे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। ये सिनेरियो है, 25-year-old फीमेल प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ pain and numbness in the left hand and forearm. She also develops cyanosis of left hand fingers. On examination, radial pulse disappears when the patient takes deep breath and turns her face to the right side. There is fullness in the left supraclavicular. इसके अंदर क्या होता है, जब भी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है ना, अल्नर नर्व्स की जो है ना ये डिकम्प्रेशन हो जाती होती है, सबक्लेवियन आर्टरी की भी कंप्रेशन हो जाती है, तो इस वजह से ये हैंड के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसा कि वो आपको पता है कि डीप ब्रेथ के ऊपर जो है ना रेडियल पल्स डिसअपेयर हो जाती है। कंप्रेशन ऑफ अल्नर नर्व होती है और सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। Bluish discoloration of arm pain, swelling, arm fatigue, throbbing lump near collarbone, सही है। ये तमाम इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट हैं। तो वो पूछ रहा है कि डायग्नोसिस और टाइप्स क्या हैं। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, तो इसके अंदर न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर हमारे पास अल्नर नर्व वगैरह। इसी तरह आर्टीरियल थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है। इसी तरह वेनस आप आउटलेट सिंड्रोम है तो या तो वो नर्व को करेगा अफेक्ट, या आर्टरी को, या वेनस को, इस हिसाब से। इन्वेस्टिगेशन आप क्या करवाएंगे? थोरेसिक स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन एंड थोरेसिक आउटलेट एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई करवा सकते हैं, आर्टीरियल डुप्लेक्स करवा सकते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करा सकते हैं, वीनोग्राफी। एज ये न्यूरोजेनिक, आर्टीरियल और वीनस है, तीनों को आप याद कर लें। वीनोग्राफी, आर्टीरियल डुप्लेक्स करवा सकते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवा सकते हैं, इसी तरह एक्सरे, सीटी, एमआरआई करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? जो माइल्ड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एनाल्जेसिया दें, फिजियोथेरेपी, ठीक है। अगर जो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है तो फिर आप सर्जिकल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट रिब को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है।
सो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के लिए सर्जिकल डिकम्प्रेशन या एक्सीजन। अच्छा, आगे वीनस अल्सर्स हैं। एक मेल है, उसे अल्सर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑन राइट एंगल है, शैलो पेल अल्सर है, मीडियल एस्पेक्ट पे है। तो क्या कॉज हो सकती है? क्रॉनिक वीनस हाइपरटेंशन इसने लिखा हुआ है इधर। इन्वेस्टिगेशन के अंदर से सारी डुप्लेक्स है, डॉपलर है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग बायोप्सी है। और मैनेजमेंट के अंदर कॉम्प्रेशन यूजिंग ऑर्थोपेडिक वूल, कॉटन क्रैपे, कोहेसिव बैंडेजेस, सुपरफिशियल वेनस एब्लेशन सर्जरी हो सकती है। इस तरह का वो डीवीटी है और उसने मैनेजमेंट ऑफ डीवीटी पूछी हुई है। सो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डीवीटी क्या होती है? स्वेलिंग एंड थ्रॉबिंग पेन इन वन लेग, यूजुअली काफ और थाई, वार्म स्किन अराउंड पेनफुल एरिया, रेड और डार्कड स्किन अराउंड पेनफुल एरिया, स्वेलन वेन्स हो सकती हैं। इसी तरह मैनेजमेंट में क्या करते हैं? डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड जो है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड है। असेंडिंग एंड एमआर वीनोग्राफी करा सकते हैं। सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, क्योंकि डीवीटी इज रिलेटेड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी आप करा सकते हैं। डुप्लेक्स स्कैन करा सकते हैं, कंप्रेशन और असेंडिंग। डुप्लेक्स इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? तो जनरल मेजर्स होते हैं, बेड रेस्ट हो सकती है, एलिवेशन बाय 15 डिग्रीज एंड फिजियोथेरेपी। इसी तरह फिर हम एंटीकोगुलेटिव थेरेपी यूज़ करते होते हैं। पहले ओल्ड ड्रग्स यूज़ करते होते थे लाइक अनफ्रैक्शनड हेपरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। अब न्यू ड्रग्स आ गए, डेबिगैट्रिन, एपिक्साबैन। ये मैंने आपको सारा कराया था जब हमने वेनस चैप्टर कवर किया था। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिकली इन्फीरियर वेनल कैवल फिल्टर्स होते हैं ताकि जो एम्बुलेंस वगैरह है ये ऊपर ना जाएँ। इसी तरह कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ की जा सकती हैं। तो एक तो जर्नल में ये है, बेड रेस्ट है, हम इसको एलिवेट कर सकते हैं लेग को। एंटीकोगुलेशन थेरेपी होती है, मेन स्टेज होती है ना इसकी। सो ये 3 मंथ्स के लिए दे सकते हैं। अगर 6 मंथ्स के लिए देंगे, अगर एक्सटेंसिव डिजीज़ है तो उसके अंदर अनफ्रैक्शनड हेपरिन पहले दी जाती थी, अब हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग फोंडा, पैरानेक्स, वारफरिन। और वारफरिन भी यूज़ की जा सकती है। इसको हम मिक्स अर्ली ये देते होते हैं हेपरिन के साथ मिक्स करके। न्यू ड्रग्स यूज़ करती है। इसी तरह फिल्टर, केवल फिल्टर्स हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी हैं। सो अब एक और एक क्वेश्चन है। 60 ईयर मेल है, बेड रिडन रहा है, फीवर हो गया, पेन है, स्वेलिंग है राइट काफ में, काफ टेंडर है, टेम्परेचर भी है। तो क्या डायग्नोसिस है? तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। मैनेजमेंट क्या करेंगे और प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या? मैकेनिकल मेथड्स हो सकते हैं, इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मेथड में लो डोज अनफ्रैक्शनड हेपरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन यूज़ की जा सकती हैं। पैसिव एक्सरसाइजेज भी की जा सकती हैं। सो ये आपका जो है ना चैप्टर तमाम कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन रह गया था, हेमोप्टोसिस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसने पूछे हुए एक 20 ईयर में बताएं और एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट के अंदर। तो 20 ईयर के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, टीबी हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, फॉरेन बॉडी। 60 साल में अब कोई कार्सिनोमा हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकता है, सीओपीडी भी हो सकता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स ने पूछे हुए हैं हेमोप्टोसिस के साथ, तो कफ हो सकती है, पेन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, हॉर्सनेस हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। और इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? सीबीसी करवा सकते हैं, स्प्यूटम को हम देख सकते हैं, कल्चर करवा सकते हैं, पीएफटीज करा सकते हैं, इमेजिंग के अंदर एक्सरे, सीटी करवा सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री करवा सकते हैं, ईसीजी करवा सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर हो जाता है। तो ये हम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और ये थोड़ा स्कैटर भी है। आपने पहले थोरेसिक ट्रॉमा करना है, फिर आपने सिस्टेमिक सर्जरी के कार्डियोथोरेसिक जो चैप्टर है वो करना है, और फिर एडिशनल आपने जो जनरल सर्जरी के आर्टरीज और वेनस चैप्टर्स है उनमें से कुछ टॉपिक्स करने हैं। सो बट मैंने कोशिश किया है कि आपको इस एक वीडियो के अंदर सारा करा दूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।